पर तब उसे याद आया मोक्ष राजवंश के पावर के बारे में, भला उसके लिए कौन सी चीज मुश्किल हो सकता है। दर्शित वहां से रेचल के साथ चला गया। वहीं रॉकी, निक और बाकी दोनों भी दिल टूटे आशिक की तरह वहां से चले गए। उन्हें भी आज दर्शित की हेल्प करनी थी कॉन्सेप्ट में। पर मोक्ष तो अभी भी रॉकी को जाते हुए घूर रहा था। वो ईशानी की हाथ को पकड़कर बैठा था। वहीं ईशानी को मोक्ष का ये बचकाना हरकतें बड़ा प्यारा लग रहा था। वहीं सोहन और अनुज तो चुपचाप बैठे थे। उन्हें नहीं पता था यहाँ वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। वो तो कभी ऐसे कॉन्सेप्ट में भी नहीं गए थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें मोक्ष राजवंश को देखकर हुई थी। भला मोक्ष राजवंश को कौन नहीं जानता। अनुज तो मोक्ष के कंपनी में ही जाना चाहते था, उसका तो ड्रीम था। आपने दोनों दोस्त को सबको ऐसे देखता पाकर शिवम को पता था कि दोनों क्या सोच रहे हैं। वो भी जनता था कि इन दोनों का ही अपने दम पर दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी राजवंश कॉर्पोरेशन में जाने की बहुत इच्छा है, वरना तो वो अपने डैड को कहकर अपनी कंपनी में भी उन्हें जॉब दिला सकता था। पर वो दोनों सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से शिवम कुछ नहीं कहता था। थोड़ी देर में रेचल आकर सबको पीछे की तरफ से ले गई। वैसे उसे मोक्ष को देखकर थोड़ा डर तो लग रहा था। वो तो मोक्ष को देखते ही नर्वस हो गई थी, क्योंकि उसने भी मोक्ष राजवंश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो कितनी क्रूएल है। मोक्ष तो ईशानी की हाथ पकड़कर चल रहा था। तेजस तो नंदिनी के साथ साथ चल रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी की कॉलेज जाने वाली बात सुनकर तेजस को दिल ही दिल में डर लगने लगा कि कहीं वहां नंदिनी अपने एज की किसी लड़के से अट्रैक्ट हो गई तो। अगर किसी लड़के ने उसकी नंदिनी को प्रपोज किया तो वो क्या करेगा। उसकी और नंदिनी की प्रेम कहानी कहीं शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। तेजस अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए पूछा, आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी सवाल सुनकर नंदिनी बोली, हम सब तो कल से ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तेजस का दिल तो जैसे धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ भी करके अपनी नंदिनी को अपने दिल की बात बतानी होगी, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। वहीं काव्या और वरुण सबसे पीछे चल रहे थे। वरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था। काव्या के इतने पास होने से काव्या की चेहरे से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। काव्या की आंखें, उसकी पतले गुलाबी होंठ वरुण के दिल में हलचल मचा रहा था। वहीं काव्या भी रह रहकर वरुण को ही देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिलती तो दोनों ही नजरें चुरा लेते। दोनों के दिल में प्यार की एहसास थी, पर दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रेचल सबको वीआईपी लॉन्च में ले आए। सब अपने अपने सीट पर बैठ गए। मोक्ष और ईशानी साथ में बैठे थे। वहीं नंदिनी के बैठने के बाद जैसे ही काव्या उसके पास बैठने वाली थी, उससे पहले ही तेजस वहां बैठ गया। ये देखकर ऋतिका और अनुजा को हंसी आ रही थी कि तेजस कितने स्पीड से वहां आकर बैठा था। वहीं नंदिनी भी हैरान थी, उसे शर्म भी आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ऋतिका और अनुजा शिवम और जैकी के पास बैठ गए। अनुज और सोहन भी उनके पास बैठे थे। वहीं काव्या के पास वरुण बैठा था। दोनों को एक कपल की फीलिंग्स आ रही थी। दोनों ने जैसे ही एक ही टाइम पर सिर घुमाया, दोनों का चेहरा आमने सामने थी। दोनों का चेहरा इतना पास था कि दोनों को एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। दोनों की होंठों ने इंच भर का फासला था। वरुण का दिल कर रहा था काव्या को अपनी बाहों में भर ले और उसकी गुलाबी होठों को अपने होंठों में ले ले। वरुण बेख्याली में ही आगे बढ़ने लगा। वहीं काव्या का भी गला सूखने लगा था। वरुण की आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वरुण के होंठ जैसे ही काव्या के होंठ से टच हुआ, दोनों को अपने अंदर हजार तितलियां उड़ती हुई महसूस होने लगी। तभी हूटिंग की आवाज से वो दोनों होश में आए और काव्या वरुण से दूर हो गई। दर्शित स्टेज पर आ गया था, जिस वजह से फैंस हूटिंग करने लगे थे। आसपास शोर होने लगा था। फैंस पागलों की तरह दर्शित की फोटो और नाम की बैनर पकड़ कर बैठे थे। कहा जाए तो ये सब दर्शित के लॉयल फैंस थे जो दर्शित की हर कॉन्सर्ट को अटेंड करते थे। वहीं काव्या और वरुण एम्बेरसमेंट में एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वहां पर अभी थोड़ा अंधेरा था, नहीं तो वो सबकी नजरों के सामने किस कर रहे होते। दोनों को अपने होठों पर एक दूसरे की होंठों की छुअन की गर्माहट अब भी महसूस हो रही थी। वरुण का दिल कर रहा था वो काव्या की मुलायम होंठों को फिर से चूम ले। वहीं काव्या तो शर्म के कारण अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ जो वो वरुण से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रही थी। अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचकर काव्या के गाल शर्म के कारण लाल होने लगे थे। वहीं मोक्ष और ईशानी तो अपने दुनिया में ही खोए हुए थे। वो दोनों जहां बैठे थे वहां थोड़ा ज्यादा अंधेरा था। मोक्ष ईशानी की होंठों को पैशनेटली किस कर रहा था। लोगों के शोर के बीच वो दोनों अपने प्यार के दुनिया में खोए हुए थे। कुछ देर किस करने के बाद मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। वहीं दो आंखें ईशानी और मोक्ष को ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं मायरा थी। हॉस्पिटल में जो उसकी इंसल्ट हुई, इस वजह से वो बहुत गुस्से में थी और यहाँ अपने दोस्तों के कहने पर कॉन्सर्ट देखने आ गई थी, क्योंकि वो भी दर्शित के गाने की फैन थी। समीरा भी उसके पास ही बैठी। वो सब ईशानी और मोक्ष की रो से एक रो पीछे ही बैठे थे। भले ही किसी की नजर ईशानी और मोक्ष पर नहीं थी। अंधेरा की वहां से पर मायरा ने मोक्ष और ईशानी को आते वक्त देख लिया था और वो उन दोनों को पहचान भी गई थी। मोक्ष और ईशानी को देखकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके तब जब मोक्ष ईशानी को उसकी हाथ पकड़कर किसी बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। भले ही उसके चेहरे पर मास्क था, पर मोक्ष और ईशानी की ऑरा और डोमेना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी किसी को भी उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, जिस वजह से बहुत से लोग जब वो आए थे तब उन्हें ही देख रहे थे। पर उनके बैठने के बाद कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर मायरा की नजरें उन दोनों पर ही थी। वो तो गुस्से और जलन से उबल रही थी। जब उसने मोक्ष को ईशानी को किस करते देखा तो उसे और भी ज्यादा जलन और ईशानी से नफरत हो रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसका दिल कर रहा था अभी जाकर ईशानी को मोक्ष से दूर कर दे। ये जगह उसकी होनी चाहिए थी। मोक्ष को ईशानी को नहीं, उसे किस करना चाहिए था। अगर ईशानी नहीं होती तो इस वक्त वो मोक्ष के साथ होती। ये सोच सोचकर वो जलन से पागल हो रही थी। समीरा ने जब देखा उसकी दी कहीं देख रही है तो उसने भी उस तरफ देखा, पर उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। मायरा की आंखों में इस वक्त आंसू थे। समीरा को मायरा ने सब बता दिया तो समीरा भी गुस्सा हो गई। उसे तो लग रहा था जरूर ईशानी मोक्ष के पैसों के लिए उसके साथ है। वहीं दर्शित ने अपना पहला सॉन्ग शुरू कर दिया था। दर्शित के साथ साथ उसके फैंस भी एक एक लाइन गा रहे थे। वहीं दर्शित की नजरें ईशानी को ढूंढ रही थी। जब उसकी नजर वीआईपी लॉन्च में ईशानी पर गई तो उसकी होंठों पर स्माइल आ गया। वहीं ये सीन फैंस अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे। दर्शित की स्माइल देखकर तो लड़कियां पागल होने लगी थी। वहीं ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई की इतने लॉयल फैंस होंगे। तभी एक फैंस ने बोला, क्या अभी डीएम ने किसी को देखकर स्माइल किया। दूसरे ने बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, डीएम ने अभी वीआईपी लॉन्च की तरफ देखकर स्माइल किया। उनके पास बैठी एक और फैंस ने बोला, जाए उनकी स्माइल कितनी चार्मिंग थी। कौन है वो लक्की पर्सन जिसे देखकर हमारे सुपरस्टार दर्शित ने स्माइल किया। फैंस के बीच में ज्यादातर ऐसे ही बात हो रही थी। वहीं ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ सेकंड की स्माइल को भी उसके भाई के फैंस अच्छे से नोटिस कर लेंगे। मोक्ष आपने भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लगता तुम्हारे भाई के फैंस बहुत फास्ट है। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर हिला दिया। वहीं ईशानी के पीछे के रो में कुछ लड़कियां जो बैठे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि दर्शित की नजरें उनकी तरफ थी। क्या अभी मेरे डीएम ने मेरी तरफ देखा, एक लड़की ने अपने बाल संवारते हुए बोली।
तो उसके पास बैठी दूसरी लड़की बोली, अपनी शकल देखी है तुमने? डी एम क्यों तुम्हें देखेंगे, भला वो जरूर मुझे देख रहे थे। है उनकी कातिलाना नजरे में तो फिर से दिल हार बैठी। वहीं उन सब की बात सुनकर आगे बैठी ईशानी की चारों दोस्त और बाकी सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दर्शित किसे देख रहा था। रितिका अनुजा से बोली, ये लड़कियां कितनी पागल है यार, इन्हें ऐसा लग रहा है कि दर्शित भाई इन सबको देख रहे थे। उसकी बात सुनकर अनुजा हंसने लगी, उसने सोचा नहीं था कि दर्शित के फैंस उसके पीछे इतने पागल होंगे। दर्शित ने गाना खत्म ही किया था कि फैंस वांस मोर कहकर चिल्लाने लगे। दर्शित ने उन सबको देखकर पूछा, आप सब कौन सा सन सुनना चाहते हैं? तो ज्यादातर फैंस मिट माई लव चिल्लाने लगे। ये सन दर्शित ने लास्ट टाइम कंपोज किया था, जो फैंस को बहुत पसंद था और सबका फेवरेट भी था। दर्शित ने फिर से आपने गिटार पर एक मेलोडियस और शांत धुन बजाना शुरू कर दिया। ये धुन सुनकर सब शांत हो गए और धुन को एंजॉय करने लगे। वहीं ईशानी की गॉड्स चारों तरफ नजर रखे हुए थे, जिस बारे में किसी को भी पता नहीं था। CH-134 ईशानी ने समीर को बचा लिया। मायरा की ख्याली पुलाव। वो झूमर देखकर ईशान की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वो धीरे धीरे हिल रहा था। जब ईशानी की नजर उस प्रॉप पर गई तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नोट खुल चुकी है और किसी भी वक्त वो नीचे गिर सकता है। और दर्शित ठीक उस झूमर के नीचे ही खड़ा ही था। ईशानी ने अपने फोन से अपने गार्ड्स को अलर्ट रहने को बोला, फिर जल्दी से अपनी जगह से उठ गई। ईशानी को उठते हुए देख मोक्ष कंफ्यूज हो गया। उसने ईशान की हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए कंफ्यूजन से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम खड़ी क्यों हो गई? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर तो इस वक्त बस उस झूमर पर थी, जो किसी भी वक्त दर्शित पर शायद गिर सकती थी। मोक्ष ने जब ईशानी की नजरों का पीछा किया तो उसे भी समझ आ गया कि ईशानी क्या देख रही है। ईशानी ने मोक्ष को देखकर बोली, वेट अ मिनट, इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं बाकी सब भी ईशानी को कंफ्यूजन से देख रहे थे कि वो कहां जा रही है, पर फैंस तो दर्शित के गाने मोक हुए थे। मोक्ष और उसके दोस्तों के अलावा किसी की भी नजर ईशानी पर नहीं थी। ईशानी ने अपनी कदम तेज कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो झूमर दर्शित पर गिरने वाली है। मोक्ष भी आपने जग से उठ गया। वहीं ईशानी को दर्शित ने नोटिस कर लिया था। वो कंफ्यूज था कि उसकी गुड़िया गाना एंजॉय ना करके स्टेज की तरफ क्यों आ रही है। तभी ईशानी और भी जल्दी से स्टेज के ऊपर आ गई। कोई भी उसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि स्टेज पर इस वक्त मैनेजमेंट टीम से कोई नहीं था और दर्शित के दोस्त और रेचल तो ईशानी को जानते थे, इसलिए वो ईशानी को रोकने के लिए आगे नहीं आए। दर्शित ने हैरानी और कंफ्यूजन से अपना गाना रोक दिया। ठीक उसी वक्त ईशानी भागकर आई और दर्शित को खींचकर उस झूमर के नीचे से दूर कर दिया। तभी झूमर धम की आवाज के साथ नीचे गिरी। दर्शित ईशानी के साइड था, जिस वजह से वो बिल्कुल सेफ था, पर कांच के टुकड़े में से ईशानी की हाथ पर एक टुकड़ा आकर लगा था। पर ईशानी का ध्यान इस बात पर नहीं था, पर मोक्ष ने ये बात नोटिस कर लिया था और अपनी बेबी डॉल की हाथ से खून बहता देख मोक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई बार कर रहा हो। वहीं फैंस तो अभी भी हैरान थे। दर्शित के गाना रोकते ही वो सब कंफ्यूज हो गए थे। झूमर को गिरता देख उन सब का दिल तो जैसे मुंह को आ गया था, पर दर्शित को कुछ नहीं हुआ देखकर वो सब रिलैक्स हो गए और कुछ फैंस अपने होश में आए। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या था और वो झूमर नीचे कैसे गिरा। ईशानी ने मास्क पहन रखा था, जिस वजह से कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी सब ईशानी को थैंक्स कहने लगे थे उनकी सुपरस्टार की जान बचाने के लिए। वहीं दर्शित आपने होश में आया ये शोर सुनकर वो तो जैसे बुद्ध बनकर खड़ा था। अगर उसकी बहन आकर उसे नहीं बचाई होती तो अब तक तो वो उस झूमर के नीचे दबकर मर चुका होता। दर्शित के दोस्त और रेचल भी उसके पास आ गए थे। मैनेजमेंट टीम के लोग भी वहां आ चुके थे। ये सब कुछ फैंस और ब्लॉगर लाइव दिखा रहे थे, क्योंकि पूरे कॉन्सर्ट लाइव होता था और न्यूज वाले भी उसे कवर करते थे। ईशानी दर्शित को देखकर बोली, आर यू ऑल राइट भाई? वहीं दर्शित ने ईशानी को हक कर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम बीच में क्यों आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? वो ईशानी को ठीक से देखने लगा, कहीं ईशानी को चोट तो नहीं आई। तभी उसकी नजर ईशानी की हाथ पर गई, जहां से खून बह रहा था। ये देखकर तो दर्शित पैनिक करने लगा, गुड़िया तुम्हारी हाथ से तो खून बह रहा है। दर्शित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इतना पैनिक करते देख और दर्शित की आंखों में आंसू देख ईशानी नॉर्मल टोन में बोली, ये बस छोटी सी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कितनी चोट लगी है तुम्हें और तुम कह रहे हो छोटी सी चोट है? दर्शित उसकी हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला। रेचल भी बोली, हाँ ईशानी देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें, ये छोटी सी चोट नहीं है। दर्शित के चारों दोस्त भी बोलने लगे, हाँ मिस ईशानी ये बहुत गहरी चोट है, जल्दी चली इसे ट्रीट करना होगा वरना ये इन्फेक्ट हो जाएगा। इतना कहकर जैसे ही रॉकी और निक ईशानी के पास आने लगे वो उसे छू भी पाते। उससे पहले ही ईशानी को किसी ने अपने गोद में उठा लिया। सबने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि मोक्ष था, जिसने ईशानी को अपने गोद में उठा रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका आसपास का ऑरा और ग्रीक गॉड जैसी पर्सनैलिटी सबको अट्रैक्ट कर रहा था। लड़कियां तो उसे देखकर पागल हो रही थी। भले ही वो ईशानी और मोक्ष का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि दोनों की चेहरे पर इस वक्त मास्क था, पर ईशानी की पर्सनैलिटी और मास्क के पीछे भी उसकी खूबसूरत आंखें लड़कों को पागल बना रही थी, जिस वजह से वो ईशानी को ही देखे जा रहे थे, जो बात मोक्ष को गुस्से और जलन से उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। मोक्ष की एक ही गुस्से भरी नजरें काफी थी सबको डराने के लिए। वहीं लड़कियों को तो उसके गुस्से भरी नजरों से भी ज्यादा डर नहीं था। वो तो मोक्ष को बस मास्क के बिना देखना चाहते थे। मोक्ष ईशानी को लेकर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब रेचल और दर्शित भी चले गए। वहीं रॉकी और निक फैंस को शांत करने के लिए वहीं रुक गए। सॉरी एवरीवन, वैसे तो ये दर्शित का आज के नाइट के लिए आप सबके लिए लास्ट सॉन्ग था, पर यहाँ जो कुछ भी हुआ उस वजह से उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। आई होप आप सब उसे समझेंगे। इतना कहकर रॉकी ने निक को माइक दे दिया। वहीं मैनेजमेंट टीम में से कुछ लोग आकर वहां गिरे कांच और टूटा हुआ प्रॉप को साफ करने लगे। वहीं फैंस रॉकी और निक की बात सुनकर एक कहने लगे, हाँ हम समझते हैं हमारे दर्शक को अभी कुछ वक्त के लिए रेस्ट करना चाहिए। आज कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है। ये सब मैनेजमेंट टीम की गलती, उन्हें सब कुछ पहले से अच्छे से चेक करना चाहिए था। एक फैंस ने चिल्लाते हुए बोला। उसे उसके पास बैठी एक और लड़की ने बोला, हाँ अगर इनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे DM को कुछ हो जाता तो इन सबको अभी के अभी सबसे माफी मांगनी चाहिए और हमारे दर्शित को मुआवजा देना चाहिए। वहीं कुछ फैंस ईशानी के बारे में बात कर रहे थे कि कितनी बहादुरी से उसने जाकर दर्शित की जान बचा लिया। दर्शित ने उसे हक किया, काश उसकी जगह में होती तो कितना अच्छा होता। सुपरस्टार से हक मिलना कितना अच्छा लगता होगा ना, एक लड़की ने आह भरते हुए कहा। तो दूसरी लड़की जो उसकी फ्रेंड थी उसने कहा, अपनी शकल देख है तुमने आईने में, जो दर्शित तुम्हें हक करता। अगर हक चाहिए तो तुमने खुद जाकर हमारे DM को क्यों नहीं बचा लिया। उसकी बात सुनकर उस लड़की का मुंह बन गया। वो चुपचाप फिर से मुंह बनाकर बैठ गई। वहीं कुछ लड़कियां कह रहे थे दर्शित का क्या रिलेशन है उस लड़की के साथ, तो कुछ लोग ईशानी और मोक्ष की तारीफ कर रहे थे। दोनों की मिस्टीरियस पावरफुल पर्सनैलिटी सबके दिल में जैसे घर कर गई थी। सब मोक्ष और ईशानी के बारे में बात करने लगे कि वो दोनों शायद कपल है और उनकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे के साथ कितनी कंपेटेबल लगते हैं।
वहीं उन सब की बात सुनकर मायरा गुस्से और जलन से मर रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने कहा, सच में वो लड़की और वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। उसकी बात सुनकर एक दूसरी लड़की बोली, हाँ वो दोनों बहुत कंपेटेबल थे। वो लड़का बहुत हैंडसम लग रहा था मास्क के साथ भी, और लड़की भी तो खूबसूरत थी, है ना मायरा? उन दोनों की बात सुनकर मायरा को और भी गुस्सा आ रहा था। मोक्ष के साथ सिर्फ वही कंपेटेबल हो सकती है, कोई और नहीं। तभी एक और लड़की ने कहा, चाहे वो कितना भी हैंडसम हो पर मोक्ष राजवंश जितना तो नहीं होगा। हमारी मायरा तो मोक्ष राजवंश की कितनी क्लोज है, मोक्ष भी तो मायरा को कितना पसंद करते हैं। मुझे तो लगता है मोक्ष और मायरा की न्यूज हमें बहुत जल्दी मिलेगी और महिरा और मोक्ष की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वहीं उसकी बात सुनकर मायरा एक्वायर्ड हो गई, क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला था कि वो मोक्ष के बहुत क्लोज है, और हो सकता है कि मोक्ष दिल ही दिल में उसे पसंद करता हो, क्यों वो उसे बहुत इंटेंशनली देखता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मोक्ष तो उसे नजर देखता तक नहीं था, पर उसने सोचा था वो लोग उनकी फैमिली फ्रेंड है तो एक ना एक दिन वो मोक्ष का दिल जीत लेगी और उनकी शादी हो जाएगी तो उसका झूठ किसी के सामने भी नहीं आएगा। पर उसने नहीं सोचा था कि मोक्ष की जिंदगी में ईशानी होगी। मोक्ष ने लास्ट टाइम उसे जैसे कचरे की तरह देखा था और ट्रीट किया था, ये सोचकर मायरा की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वहीं उसके पास बैठी समीरा का भी यही हाल था। मायरा ने अपने दोस्तों को एक झूठी स्माइल दिया, फिर चुप हो गई। सबके सामने मोक्ष का ऐसे ईशानी को गोद में उठाकर लेकर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीरा धीरे से बोली, दी आप टेंशन मत लीजिए, देखना मोक्ष की उस लड़की के साथ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वो आपके पास जरूर आएंगे और आपके प्यार को वो समझ जाएंगे। वो 2 कौड़ी की लड़की मोक्ष जी को ज्यादा दिन तक अपने प्यार के जाल में फंसाकर नहीं रख पाएगी। और आज आपने देखा नहीं क्या उसने सुपरस्टार दर्शित को कैसे हक किया था, कैसे उनके हाथ पाक कर खड़ी थी। जरूर वो अब मिस्टर दर्शित को भी अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती होगी। देखना एक दिन इसकी ऐसी कैरेक्टर की वजह से मोक्ष जी उसे छोड़ देंगे। समीरा की बात सुनकर मायरा थोड़ा रिलैक्स हो गई। अगर सच में ऐसा हुआ और ईशानी अब डीएम के पीछे है तो फिर मोक्ष और ईशानी का रिश्ता तोड़ना आसान होगा। भला राजवंश फैमिली क्यों ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? जरूर ईशानी ने उनके सामने अपनी भोली भाली मासूम लड़की की इमेज बनाई होगी, जिस वजह से राजवंश फैमिली उसे इतना सपोर्ट करते हैं। एक बार अगर ईशानी की रियलिटी उनके सामने आ गई तो वो जरूर ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से बाहर कर देंगे। फिर तो वो उनके सामने अच्छी बन जाएगी, तब मोक्ष को उसके पास आना ही होगा। मायरा खुद के ही ख्याली पुलाव पकाने लगी थी, जो कभी नहीं पकने वाला था। वहीं मोक्ष ईशानी को अपने गोद में उठाए दर्शित के पर्सनल रूम में आ गया था। ईशानी सोफे पर बैठी थी, वहीं उसकी एक तरफ मोक्ष बैठा था तो उसकी दूसरी तरफ दर्शित उसकी एक हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रेचल और दर्शित के चारों दोस्त आज दर्शित की आंखों में पहली बार आंसू देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि दर्शित ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं अभी तक डॉक्टर आ गए थे। ईशानी के लिए ये छोटी सी चोट चींटी काटने की बराबर ही थी। नंदिनी ईशानी की फास्ट एड करना चाहती थी पर मोक्ष और दर्शित ने बिल्कुल मना कर दिया, और मोक्ष के बुलाने पर 5 मिनट में ही डॉक्टर उनके सामने थी। उन दोनों की ऐसे बचकानी हरकतें देखकर सबको हंसी आ रही थी। तभी तेजस बोला, तुम दोनों भूल रहे हो कि भाव इस दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। उसकी बात सुनकर दर्शित और मोक्ष दोनों ही उसे गुस्से से घूरते हुए एक साथ बोले, तो क्या हुआ अगर मेरी बीबी, मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है तो क्या वो खो का भी इलाज अभी खुद ही करेगी एक हाथ से? दोनों ने एक साथ बोलकर फिर एक दूसरे को देखा, फिर ईशानी को देखने लगे, जो उन दोनों को देखकर ना में अपना सिर हिला रही थी। वहीं बाकी सब तो उन दोनों को एक साथ एक ही बात बोलते देख हैरान हो गए। वहीं वो डॉक्टर भी हैरान थी। वो ईशानी की हाथों से कांच की टुकड़े निकालने के बाद क्लीन करके ड्रेसिंग कर रही थी, पर अब तक मोक्ष और दर्शित उसे 50 बार धीरे धीरे करो मेरी बीबी, मेरी गुड़िया को दर्द होगा कह चुके थे। वो लेडी डॉक्टर तो सच में डर चुकी थी उन दोनों की उस पर चिल्लाने से। वहीं ईशानी का तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। उसके पास सारे ओवर पजेसिव लोग ही थे। दर्शित को तो गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ईशानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। उसे बचाते हुए ही उसकी प्यारी सी बहन को आज इतनी चोट लग गई है। CH 135 सोशल मीडिया में तहलका। मेहरा फैमिली की चिंता दर्शित और ईशानी के लिए। दर्शित को मैनेजमेंट टीम पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने रेचल को और अपने पर्सनल गार्ड को मैनेजमेंट टीम के पास भेज दिया था बात करने के लिए। ईशानी की ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर वहां से चली गई, क्योंकि उसे दर्शित और मोक्ष दोनों की नजरों से डर लग रहा था। उसके जाने के बाद रॉकी बोला, दर्शित हम मैनेजमेंट टीम को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर आज ईशानी बीच में आकर तुम्हें नहीं बचाई होती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। निक, जेम्स और शुभम भी उसके साथ देते हुए बोले, रॉकी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आती अगर ईशानी तुम्हें उस जगह से नहीं हटाती। इन लोगों को सारे प्रॉप को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए तुम्हारे स्टेज पर आने से पहले। दर्शित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ईशानी जानती थी ये सिर्फ मैनेजमेंट की गलती या फिर इत्तेफाक से नहीं हुआ था, बल्कि कोई है जो उसके भाई को मारना चाहता है और उसकी करियर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ईशानी को ये तो पता था, क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ था और बाद में ये बात सामने आई थी कि दर्शित का एक्सीडेंट उसकी खुद की साइनिंग स्टार कंपनी राइवल कंपनी ने किया है। पर दर्शित का कंपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी थी, उसके तो कई सारी दुश्मन होंगे, इसलिए पता नहीं चल पाया था कि ये किसने किया है। पर जिस कंपनी पर इल्जाम लगा था वो कंपनी डूब गई थी। वो कंपनी का ओनर बेचारा दूसरों की फसाए जाल में फंस गया था। पिछले जन्म में भी यही हुआ था, सारा दोष उस छोटी सी कंपनी पर किसी ने डाल दिया था, जिस वजह से लोग उन कंपनी की ओनर पर थू थू करने लगे थे। उनके अंदर साइन सेलिब्रिटी ने उन कंपनी को छोड़ दिया था। दर्शित के फैंस के साथ साथ कई सारे नेटिजन्स उस कंपनी पर कीचड़ उछाल रहे थे। उस छोटी सी कंपनी का ओनर बेचारा जो मिडिल क्लास फैमिली से था और आपने कड़ी मेहनत से उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट किया था, वो डूब गया। उसके बाद वो कर्ज में डूब गया था। उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। ये सब सोचकर ईशानी को उस अनजान इंसान की फैमिली के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि आज जब उसने उसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया था तब उसे पता चला था कि उस कंपनी का ओनर तो एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका तो दर्शित के साथ या उसकी कंपनी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो तो बहुत सादा सीधा है। तब उसे समझ आया कि वो इंसान पिछले जन्म में भी निर्दोष था, उसे फंसाया गया था, वरना अगर उसके पास इतना पैसा होता और पावर होता तो वो खुद को भी बचा लेता, इस तरह से बर्बाद नहीं होता। दर्शित की आवाज से ईशानी अपने होश में आई। क्या हुआ बच्चा, तुम्हें और कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम इतनी चुप क्यों हो और तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे बचाने के लिए आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। दर्शित को इतना गिल्ट फील करता देख ईशानी उसके हाथ पर हाथ रख के बोली, रिलैक्स भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना? पर अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो? दर्शित उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैं अब तो ठीक हूं ना, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए, क्या आपका कोई दुश्मन है जो ये सब कर सकता है? ईशानी ने दर्शित की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर दर्शित कंफ्यूज हो गया। उसका दुश्मन? वो तो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है, हो सकता है उसके कुछ दुश्मन होंगे। वो ईशानी को देखते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी की साजिश है और ये एक गलती से हुई एक्सीडेंट नहीं है?
दर्शित की बातें सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। शायद वो जो कोई भी हो वो ये चाहता ही नहीं था कि आप ये कॉन्सर्ट करें या फिर आपका कोई इंडस्ट्री की राइवल। वरना इतनी बड़ी गलती मैनेजमेंट टीम से कैसे हो सकती है कि वो सब कुछ ठीक से चेक ना करे, जरूर उनमें से कोई आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वहीं मोक्ष को अब समझ आ रहा था कि उसकी बीवी क्यों इस कॉन्सर्ट में आई थी, क्योंकि शायद उसे पहले से ही पता चल गया था कि दर्शित पर अटैक होने वाला है। मोक्ष अब थोड़ी नाराजगी और थोड़ा गर्व से अपनी बीवी को देखने लगा। उसे थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा था कि उसकी बीवी को पहले से ही खबर रहती है, और नाराज इसलिए था कि उसने पहले से उसे कुछ नहीं बताया। अगर आज दर्शित को बचाते हुए उसे ज्यादा चोट आ जाती तो क्या होता। वहीं रेचल जाकर मैनेजमेंट टीम के ऊपर बरस रही थी और टीम का हेड और सारे लोग सिर झुकाकर खड़े थे। हेड रेचल को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी बड़ी गलती तो उनसे ही हुई थी तो वो मना भी नहीं कर सकते थे। दर्शित कोई छोटा मोटा स्टार नहीं था, बल्कि वो सालों से इंडस्ट्री में थे। उसके करोड़ों फैंस थे और सबके सामने ही झूमर दर्शित पर गिरा था। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उन्हें बचा लिया, वरना अब तो दर्शित के सारे फैंस यहाँ तोड़फोड़ मचा चुके होते। वहीं सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा हुआ था। सब मैनेजमेंट टीम को ही भला बुरा कह रहे थे। कुछ लोग दर्शित और ईशानी को जूम करके देख रहे थे। लाइव कमेंट की बाढ़ आ गई थी। सब ईशानी का दर्शित को बचाना और दर्शित का उसे हक करना बार बार रिपीट देख रहे थे। ये कौन है, उसकी फिगर एक दिन पेर इफेक्ट लग रहा है, देखो कैसे उसने हमारे दर्शित को बचा लिया, एक फैंस ने लिखा। हाँ, हम सबको तो इस लड़की को थैंक्स कहना चाहिए कि उसने हमारे सुपरस्टार डी एम को बचा लिया। हाँ, वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मास्क में भी वो काफी खूबसूरत लग रही है। क्या किसी को पता है कि वो कौन है? मेरा तो दिल ही उस पर आ गया है। अरे हो सकता है कि वो हमारे दर्शित की गर्लफ्रेंड हो। देखा नहीं क्या कैसे हमारे दर्शित ने उसे हक कर लिया। हाँ सही बात है, वो हमारे डी एम की खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपने दिल को जरा संभाल कर रखो भाई, दिल तो मेरा भी उस लड़की पर आ गया है और मुझे ये भी पता है कि वो मास्क पहनने वाली लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। अरे तुम सब चुप करो, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? वो लड़का कितना चार्मिंग और आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी वाला है, जिसने उस लड़की को आपने बाहों में उठाकर ले गया, जरूर वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। हाँ शायद वो दोनों कपल है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। पर क्या तुम सबने नोटिस किया कि जब हमारा दर्शित उस लड़की को देख रहा था तो कितने प्यार और कंसर्न के साथ देख रहा था? उसके आंखों में तो आंसू थी। लगता है हमारा दर्शित भी उस लड़की से प्यार करता है, पर उस लड़की का पहले ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए दर्शित दुखी है। कुछ लोग तो ऑनलाइन ईशानी की नाम जानने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहीं कुछ लड़के ईशानी को ऑनलाइन ही प्रपोज कर रहे थे। वहीं लड़कियां भी मोक्ष के बारे में जानना चाहती थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर दर्शित उस लड़की को प्यार करता है तो उसे दर्शित की प्यार की कदर करनी चाहिए और उसे उस लड़के के साथ नहीं बल्कि दर्शित के साथ रिलेशन में होना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है इस बात से दर्शित, मोक्ष, ईशानी और बाकी सब तो बिल्कुल अनजान थे। अगर उन मैसेजेस को अभी मोक्ष देख लेता तो अब तक वो गुस्से से भर चुका होता। पर तेजस आपने फोन स्क्रॉल करके ये सब देख रहा था। लोगों के कमेंट पढ़कर तो तेजस की हंसी छूट गई। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसता देख सब उसे देखने लगे तो तेजस अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मोक्ष को दया भरी नजरों से देखते हुए बोला, बेचारा लोग तेरा और भाभी का डाइवोर्स करवाने पर तुले हुए हैं। इतना कहकर उसने अपना फोन मोक्ष के सामने कर दिया। वहीं ऑनलाइन कमेंट देखकर तो मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी समीर को एक फोन आया। दूसरा की बातें सुनकर समीर की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से टीवी ऑन कर दिया। बाकी सब समीर को असमंजस के साथ देख रहे थे। सुकेत जी ने समीर की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समीर कुछ कहता उससे पहले टीवी से आवाज सुन वो सब टीवी की तरफ देखने लगे, जहां दर्शित की कॉन्सर्ट की न्यूज दिखाया जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कैसे वो झूमर दर्शित जहां खड़ा था ठीक उसके ऊपर ही गिरने वाला था और कैसे ईशानी ने जाकर दर्शित को बचा लिया। भले ही ईशानी के चेहरे पर मास्क थी, पर सब अच्छे से समझ गए थे कि ये ईशानी ही है जिसने दर्शित को बचा लिया। आरती जी की तो मुंह से चीख निकल गई आपने दोनों बच्चों को खतरे में देखकर। पर जब उन्होंने देखा कि ईशानी और दर्शित दोनों दूर है और उन्हें कोई चोट नहीं आई है तो उन्होंने राहत की सांस ली। सुकेत जी और आरती जी ने बेचैन होते हुए कहा, दर्शित को फोन करो और पूछो कि दर्शित और ईशानी अब कैसे हैं, दोनों ठीक तो है ना? क्योंकि दर्शित ने जब ईशान को हक किया हुआ था, फिर जब वो ईशानी की हाथ को टेंशन में और आंखों में आंसू लिए देख रहा था, तब उन सब ने भी ईशानी की हाथों में हल्का ब्लड नोटिस कर लिया था। आरती जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सुकेत जी की आंखें भी नम थी, उन्हें अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ भी डर गई थी। वो भी समीर को दर्शित को फोन करने को बोल रहे थे। दादी माँ ने भी जल्दी से एक मिनट को अपने रूम से फोन लाने के लिए बोला ताकि वो ईशानी को कॉल कर सके, उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी। वहीं रेहान और अयान भी डर गए थे। ईशानी को चोट लगी है सोचकर उन्हें ईशानी और अपने दर्शित भाई के लिए बहुत चिंता हो रही थी। समीर ने जल्दी से अपना फोन निकाला और दर्शित को फोन लगा दिया। CH136 दर्शित का पोस्ट, वो मेरी बहन है, सबका माफी मांगना। वहीं प्रिया जलन और गुस्से से ये सब देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये लोग ईशानी के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, बस छोटी सी चोट ही तो लगी है उससे, इसमें इतना पैनिक करने वाली क्या बात है। जब प्रिया को बचपन में इसी छोटी सी भी चोट लग जाती थी तब उसके मोम डैड भाई ऐसे ही परेशान हो जाते थे जैसे अभी परेशान हो रहे हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो प्रिया के लिए परेशान होते थे क्योंकि प्रिया उनकी इकलौती प्यारी लाडली बेटी थी, पर अब शायद ईशानी ही उनके लिए उनकी इकलौती प्यारी बेटी है। ईशानी के आने के बाद से जैसे वो सब प्रिया को भूल गया थे। ये सोच सोचकर जलन और नफरत से प्रिया की मुठिया कसी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जरूर ईशानी ने जानबूझकर सबके सामने दर्शित भाई को बचाया होगा ताकि सब उसकी वाहवाही करे। उस ईशानी को वही मर जाना चाहिए था तो सब कुछ पहले की तरह से हो जाता। प्रिया मन ही मन यही सोच रही थी। और उसने मोक्ष को भी टीवी में पहचान लिया था। इतने हक से तो मोक्ष ईशानी को अपने गोद में उठाकर सबके सामने ले जा सकता है। अगर वो भी इस कॉन्सर्ट में जाती तो पक्का आज उसे फिर से मोक्ष राजवंश से मिलने का मौका मिल जाता और क्या पता वो मोक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती और उसे सिड्यूस कर पाती। पर वो ये भूल गई थी कि पिछली बार मोक्ष को सिड्यूस करने की सोचकर उसने कितनी बड़ी गलती किया था। और मोक्ष ने तो क्या, मोक्ष के गार्ड्स ने भी उसे किसी कचरे की तरह ट्रीट किया था। वहीं समीर बार बार दर्शित को कॉल कर रहा था पर दर्शित फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि दर्शित का फोन साइलेंट था। कॉन्सर्ट में जाने से पहले उसने फोन को साइलेंट कर दिया था। दर्शित को फोन न उठाते हुए देखकर समीर और बाकी सब परेशान हो गए थे कि कहीं ईशानी को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आ गई है। तभी मेड प्रभा जी की फोन लेकर हॉल में आए तो प्रभा जी ने जल्दी से ईशानी को फोन लगा दिया। 2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया गया। प्रभा जी ने बेचैन होते हुए पूछा, बच्चा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तभी दूसरी तरफ से ईशानी के बदले दर्शित की आवाज आई, हाँ दादी माँ बच्चा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए।
प्रभा जी की फोन स्पीकर पर थी क्योंकि दादाजी भी ईशानी के बारे में जानना चाहते थे, पर ईशानी की फोन से दर्शित की आवाज सुनकर दादाजी ने परेशान होते हुए पूछा, तो फिर ईशानी की फोन तुम्हारे पास क्यों है? मेरी बच्ची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपने दादाजी और दादी माँ को इतना पैनिक करते देख दर्शित उन्हें शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स दादाजी दादी माँ, आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए, बच्चा की हाथ में चोट लग गई है, इसलिए मैंने उसकी फोन उठा लिया और कोई बात नहीं है। दर्शित की बात सुनकर दादाजी और दादी माँ तो शांत तो हो गए, पर ईशानी की हाथ में चोट लगी है सुनकर उन्हें घबराहट हो रही थी। वहीं बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। तभी समीर पास आकर बोला, तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? समीर भाई की आवाज सुनकर दर्शित आपने फोन निकलते हुए बोला, मेरा फोन साइलेंट था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तभी दादी माँ बोली, मेरी बच्ची से बात कराओ, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है। वहीं दूसरी तरह दर्शित ने फोन स्पीकर पर रखा था। वहीं दादी की बात सुनकर दर्शित ने फोन ईशानी के पास कर दिया तो ईशानी शांत भाव से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी माँ। ईशानी की आवाज सुनकर उधर से दादाजी बोले, तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? उनकी आवाज में ईशानी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ईशानी ने उन्हें समझाते हुए बोली। ठीक है, तुम और दर्शित जल्दी से घर आ जाना। तभी दादी माँ बोली, दर्शित तुम ईशानी को अपने साथ सेफली घर लेकर आना। उनकी बात सुनकर दर्शित ने हाँ बोलकर कॉल काट दिया। वहीं मोक्ष जो अब तक तेजस की फोन से सारे कमेंट पढ़ रहा था, अब उसके गुस्से का पारा हाई हो चुका था। ये लोग उसकी बीवी को कैसे लाइन मार सकते हैं, और इनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को प्रपोज करने की? उसका तो मन कर रहा था इन सबको आपने हिल मेंशन में जानवरों के आगे फेंक दे। वहीं बाकी कमेंट्स देखकर तो उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। क्या मतलब ये लोग पागल है क्या, जो उसकी बीवी को उसे छोड़कर दर्शित के साथ रिलेशन में आने के लिए कह रहे हैं? गुस्से से मोक्ष की पकड़ तेजस के फोन पर कसते ही जा रही थी। वहीं बाकी सबको अब उस रूम में अब सफोकेशन होने लगी। रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वहीं ईशानी अपने हब्बी को देख रही थी जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसने अभी तक ऑनलाइन क्या हुआ है देखा नहीं था, सिर्फ तेजस को ही पता था कि मॉक इतने गुस्से में क्यों है। इससे पहले कि गुस्से में आकर कर मोक्ष उसका फोन तोड़ दे, तेजस जल्दी आगे आया और मोक्ष के हाथ से अपने फोन को छीन लिया। पर मोक्ष का गुस्सा तो पल पल बढ़ता ही जा रहा था। उसे इस वक्त उन सबसे और दर्शित से बहुत जलन हो रही थी। तभी ईशानी ने मोक्ष के हाथ को पकड़ लिया और शांत करने की कोशिश करने लगी। वरुण ने तेजस की तरफ देख पूछा, क्या हुआ है जो मोक्ष इतने गुस्से में आ गया? उसकी बात सुनकर तेजस एक मोइकिंग स्माइल ग्रिन करते हुए बोला, अरे वो सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि उसे तो इस वक्त जलन हो रही है। आप सब अपने फोन में सोशल मीडिया ओपन करके देखो, तब आप सबको उसके गुस्से का कारण पता चल जाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर तेजस जोर जोर से हंसने लगा। तेजस की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। वहीं तेजस को ऐसे हंसते देख मोक्ष गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। वहीं मोक्ष को खुद को घूरता पाकर तेजस एक पल के लिए चुप हो गया, पर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे धीरे हंसने लगा। वहीं बाकी सब अपने फोन स्क्रॉल कर रहे थे। इंटरनेट पर चल रहे गॉसिप और फैंस की कमेंट को देखकर तो बाकी सबको भी हंसी आ रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में क्यों है। वहीं दर्शित भी हैरान था, क्या एक भाई अपनी बहन को प्यार से नहीं देख सकता? क्या वो अपनी बहन को सबके सामने गले नहीं लगा सकता? तो इन लोगों ने उसका गलत मतलब कैसे निकल दिया कि वो अपनी बहन ईशानी को पसंद करता है। और तो और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि दर्शित उस लड़की को पसंद करता है, उस लड़की को उस लड़के को छोड़ देना चाहिए और हमारे दर्शित के साथ रिलेशन में आ जाना चाहिए। हाँ, हमारा दर्शित सबसे प्यारा है, उसके टक्कर का कोई नहीं है। उन मैसेजेस को देखकर तो ईशानी को हैरानी हो रही थी। उसे पता नहीं था कि ये सब न्यूज आएगा इसी सोशल मीडिया पर और इतने जल्दी ये सब वायरल हो जाएगा। और लोगों की कमेंट देखकर तो उसे भी गुस्सा आने लगा था। क्या लोगों का दिमाग खराब है जो वो उसे अपने हब्बी को छोड़कर उसके खुद के भाई के साथ ही रिलेशन में आने के लिए कह रहे हैं? क्या उन्हें पता भी है कि जिस लड़के के बारे में वो कह रहे हैं वो कौन है? अगर मोक्ष के बारे में उन्हें पता चल गया तो फिर भी वो ऐसा बोलने की हिम्मत करेंगे क्या? अब उसे समझ आ रहा था कि उसके हब्बी इतने गुस्से में क्यों है। मोक्ष तो उसे लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, तो वो कैसे ये सब कमेंट्स बर्दाश्त करता भला, जबकि ये कमेंट पढ़कर उसे भी गैस आ रहा था। ईशानी को गुस्से में देखकर मोक्ष जो खुद गुस्से में थे, वो ईशानी को हाथ को सहलाते हुए बोला, मैं अपनी टीम से कहता हूँ वो इस न्यूज और कमेंट को हटा देंगे। तभी दर्शित बोला, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। जब बात उसकी बीवी पर आती थी तब उसे डरा नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। वो दर्शित को घूरते हुए बोला, आप कहना क्या चाहे मिस्टर मेहरा, मैं कुछ ना करूं। उसके बात सुनकर दर्शित मोक्ष को समझाते हुए बोला, नहीं मिस्टर मोक्ष, मैं ये कह रहा हूँ आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर उसने अपने फोन निकाला और अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके कुछ टाइप करने लगा। वहीं बाकी सब उसे असमंजस से देख रहे थे कि आखिर दर्शित कर क्या रहा है। वहीं रेचल जो अब तक आ गई थी वो भी दर्शित के पास खड़ी हो गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि दर्शित कर क्या रहा है। दर्शित ने एक मैसेज टाइप करके पोस्ट कर दिया। वहीं थोड़ी देर में फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ था, क्योंकि दर्शित कभी कभी ही अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट करता था। खास करके वो अपनी कॉन्सेप्ट और न्यू कंपोजिशन के बारे में ही पोस्ट करता था। अगर देखा जाए तो ये पोस्ट भी उसके लिए रेचल ही करती थी। दर्शित के फैंस इस वक्त उस पोस्ट को देखकर हैरान थे। क्यों दर्शित ने पोस्ट ही कुछ ऐसा किया? जिसने आज मुझे बचाया वो मेरी लाइफ सेवियर कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की प्यारी छोटी बहन है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी लिटिल प्रिंसेस मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण वो परेशान हो। आई होप आप सब मेरे बात को समझ गए होंगे। स्माइल। दर्शित के उस प्यार से लिखे हुए पोस्ट में भी एक छुपी हुई वार्निंग थी। सब उस पोस्ट में माफी मांगने लगे थे। सॉरी दर्शित, हमें पता ही नहीं था कि वो आपकी बहन है। हम उनसे माफी मांगते हैं अपनी बिहेवियर के लिए। सॉरी डी एम, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम सबको पता नहीं था कि वो आपकी प्यारी बहन है। हम सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। आपकी बहन मतलब वो हम सब की भी बहन हुई। हम अपने बिहेवियर की वजह से शर्मिंदा है। मैंने ऑलरेडी आपने कमेंट डिलीट कर दिया है। तो हमारे डी एम उस लड़की को इतने प्यार से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो उनकी छोटी बहन है, और हम सब ने गलत समझ लिया कि वो उन्हें प्यार करते हैं। हम सब हमारे डी एम प्यारी बहन से माफी मांगते हैं। कुछ ही देर में सभी कमेंट्स डिलीट हो गई थी। सब दर्शित और ईशानी से माफी मांग रहे थे। ये देखकर मोक्ष थोड़ा शांत हुआ। वहीं ईशानी भी शांत हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई जाने कि वो दर्शित की बहन है, पर उसकी चेहरा नहीं दिख रहा था जिस वजह से वो थोड़ी रिलैक्स थी। उसे नहीं पता था कि उसके दर्शित भाई का इन्फ्लुएंस अपने फैंस पर इतना ज्यादा होगा कि कुछ ही मिनट में सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा। पर सोशल मीडिया पर अब भी यही चल रहा था कि आखिर दर्शित के ठीक ऊपर ही वो झूमर क्यों गिरा? क्या ये बस एक गलती थी, या मैनेजमेंट टीम की लापरवाही, या फिर ये किसी की प्लानिंग थी दर्शित को मारने के लिए? फैंस इस बारे में बात कर रहे थे। सब मैनेजमेंट को भला बुरा कह रहे थे। रेचल ये सब न्यूज देखकर दर्शित की तरफ देखकर बोली, सर मुझे लगता है हमें और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। वैसे मुझे मैनेजमेंट टीम में से एक मेंबर बहुत सस्पिशियस लग रहा है।
हमारे बाकी के गार्ड उन्हें पूछताछ कर रहे हैं। अगर ये गलती से हुआ तो अलग बात है, पर अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो हमें अलर्ट रहना होगा। दर्शित ने रेचल की बातों से सहमत होते हुए हमें अपना सिर हिलाया। तभी ईशानी रेचल को देखते हुए बोली, मेरे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, उन्हें वहां ले जाओ, मैं अपने तरीके से उनसे पूछना चाहती हूँ। फिर वो दर्शित की तरफ देखकर बोली, भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मेरे गार्ड्स उन मैनेजमेंट टीम से कुछ सवाल करेंगे तो? ईशानी की बात सुनकर दर्शित ने उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, तुम चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हो। भला दर्शित को इस बात से क्यों प्रॉब्लम होती, वो तो खुश था कि उसकी प्यारी बहन उसके लिए इतनी केयर कर रही है और उसे उसकी सेफ्टी की कितनी चिंता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज को देखकर गुस्से में उबल रही थी। उसके दर्शित भाई ने सबके सामने पोस्ट करके बता दिया कि ईशानी उसकी असली बहन है, वो तो कॉलेज में अब शो ऑफ भी नहीं कर सकती थी। वो CH-137 मायरा की पागलपन मोक्ष के लिए नाम आया सामने। वहीं दूसरी तरफ मायरा जो इस वक्त अपने घर में थी, पहले तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उसे देखकर वो खुश हो गई थी। उसे लग रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईशानी सबके सामने एक कैरेक्टरलेस लड़की बन जाएगी, जो एक साथ दो आदमियों को फंसा रही है। और ये बात भला राजवंश खानदान तक पहुंचने में कितनी देर लगती। एक बार अगर राजवंश खानदान को पता चल जाए कि ईशानी एक कैरेक्टरलेस लड़की है, तो वो जरूर मोक्ष से उसे दूर कर देंगे, फिर उसकी रास्ता क्लियर हो जाएगा। मायरा तो सबसे ज्यादा खुश थी जब ये सारी अफवाहें फैल रही थी और लोग ईशानी को मोक्ष को छोड़कर ईशानी के साथ रहने को कह रहे थे। और उन भीड़ में मायरा और समीरा भी शामिल थी, दोनों ने ही अपने दूसरे अकाउंट से कमेंट किया था। वहीं उसके पास ही समीरा और उसके मोम डैड भी बैठे हुए थे। संगीता गोयनका और नीतेश भी यही चाहते थे कि मोक्ष से उनकी बेटी मायरा से शादी हो जाए, ताकि उनकी बड़ी बेटी राजवंश खानदान की बहू बन जाए, फिर तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत नाम होगा। पर ईशानी की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तभी मायरा रोते हुए बोली, मोम आपने तो कहा था कि हमारी नाना जी की राय फैमिली के साथ राजवंश फैमिली की पीढ़ियों से रिलेशन है, और आपने तो कहा था कि मैं ही मोक्ष की वाइफ बनूंगी, तो फिर अब आप चुप क्यों है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आपने हॉस्पिटल में देखा था ना कि राजवंश फैमिली उस लड़की ईशानी को कितना प्यार करते हैं। आपको पता है ना मैं मोक्ष से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती मोम डैड। इतना कहकर मायरा रोने लगी। और ये सच भी था कि बचपन से जब भी वो फैमिली डिनर या पार्टी में जाते थे तो राजवंश फैमिली भी वहां होती थी। तब से मायरा मोक्ष की तरफ एक अलग नजरिया रखने लगी थी। पर इसमें सबसे बड़ी गलती संगीता जी की थी। उन्होंने ने तो हमेशा मायरा से यही कहा था कि उसकी शादी आगे चलकर मोक्ष से ही होगी और वो ही मोक्ष की फ्यूचर वाइफ बनने के लिए कैपेबल है। क्योंकि संगीता जी हमेशा स्टैंडर्ड ही देखती थी और उनके हिसाब से सिर्फ मायरा ही मोक्ष की स्टैंडर्ड की थी। क्योंकि उनकी फैमिली और रॉय फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी थे, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि आगे चलकर वो कैसे भी करके मायरा की शादी मोक्ष से करवा देंगी। और ये बात मायरा के मन में घर कर गई थी। बचपन से वो मोक्ष को पसंद करने लगी थी और मोक्ष पर सिर्फ अपना हक मानती थी, और उसे भी यही लगता था कि वो बड़ी होकर मोक्ष से ही शादी करेगी। और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी ये गलतफहमी भी बढ़ती चली गई। वो हर पार्टी में सिर्फ मोक्ष को देखने के लिए और उसके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए ही जाती थी। वो बचपन से ही बहुत ही घमंडी और बिग गर्ल थी, पर संगीता जी की वजह से वो हमेशा ऐसा नाटक करती थी जैसे उससे ज्यादा अच्छी और संस्कारी लड़की कोई है ही नहीं। और वो ऐसा नाटक इसलिए करती थी ताकि वो मोक्ष और राजवंश फैमिली की नजरों में एक आदर्श बहू की तरह खुद को प्रेजेंट कर सके। पर मोक्ष तो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, जैसे कि वो इनविजिबल, जिस वजह से मायरा को बहुत बुरा भी लगता था और उसे बहुत गुस्सा भी आता था। पर वो आपने ही ख्याली दुनिया में खोकर खुश हो जाती थी कि मोक्ष तो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता है, आगे चलकर तो उसे ही मोक्ष की वाइफ बनना है, इसलिए वो इस बात को कैजुअली लेती थी। और इस सबका सबसे बड़ा जिम्मेदार संगीता जी ही थी, जिन्होंने मायरा के दिल में बचपन से ये डाल दिया था कि वो मोक्ष की वाइफ बनेगी। अपनी बेटी को इस तरह रोते देख संगीता जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं नीलेश जी को भी अपनी बेटी को रोते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समीरा तो दिल ही दिल में इस सब की जिम्मेदार भी ईशानी को ही ठहरा रही थी। अगर ईशानी नहीं होती तो उसकी दी इस वक्त इस तरह नहीं रो रही होती। संगीता जी मायरा की आंसू पूछते हुए बोली, आपने आपको संभालो बेटा, तुम इस तरह नहीं रो सकती। तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मोक्ष के सामने अपनी इंपोर्टेंस साबित करना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम उस लड़की ईशानी से बहुत ज्यादा बेहतर हो। देखना एक बार वो ईशानी मोक्ष के सामने नीचे गिर जाए तो मोक्ष तुम्हें ही चुनेगा। वो लड़की तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है और ऐसे भी मोक्ष उसे प्यार करता है तो क्या हुआ, उन दोनों की अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना। एक बार अगर वो लड़की गलत साबित हो जाए और मोक्ष और राजवंश फैमिली की नजरों में नीचे गिर जाए तो वो सब उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए एक पल भी नहीं लगाएंगे बेटा। बट उसके लिए तुम्हें खुद को शांत रखना होगा और ये दिखाना पड़ेगा कि तुम उस लड़की ईशानी से कई जय बेहतर हो और तुम ही मोक्ष को डिजर्व करती हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मोम सही कह रही है, तुम्हें इस वक्त रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे उस लड़की को मोक्ष की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकती हो और मोक्ष की जिंदगी में कैसे शामिल हो सकती। नीलेश जी ने मायरा की सिर को सहलाते हुए कहा। आपने मोम डैड की बात सुनकर मायरा थोड़ी शांत होने लगी। उसे भी आपने मोम डैड की बात सही लग रही थी, उसे मोक्ष को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उसे ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से कैसे भी करके दूर करना होगा और खुद की इंपोर्टेंस को मोक्ष को साबित करना पड़ेगा। समीरा भी अपनी दी के पास बैठते हुए बोली, मोम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, आपको रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मोक्ष जी की जिंदगी में से आप कैसे उस दो कौड़ी की लड़की को निकाले। तभी वो कुछ सोचकर बोली, पर दीदी हमें तो लगता था ईशानी किसी मिडिल क्लास फैमिली से होगी, पर अगर सुपरस्टार दर्शित उस लड़की ईशानी की भाई है तब तो वो एक बड़े फैमिली की बेटी है, हम उसे लाइटली नहीं ले सकते। समीरा की बात सुनकर मायरा को भी याद आया कि हाँ, सुपरस्टार दर्शित ने सबके सामने ईशानी को अपनी बहन बोला है, तो वो भी मेहरा खानदान जैसी अच्छे खानदान से ही है। तभी नीलेश जी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, मेहरा खानदान ये तो इतना बड़ा खानदान नहीं है, पर बहुत जल्दी ये खानदान भी टॉप 5 बिजनेस खानदानों में शामिल होने वाला है। इनका बड़ा बेटा समीर एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और ये दर्शित तो उनके फैमिली का है, उसके पास भी अपना खुद का एक स्टार मैनेजमेंट कंपनी है। उनकी बात सुनकर संगीता जी बोली, तो क्या हुआ, वो हमारे बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, अभी तो वो बिजनेस की दुनिया में बहुत पीछे है। जरूर उस लड़की ने पैसों के लिए ही मोक्ष को फंसाया होगा ताकि उनका फैमिली बिजनेस आगे बढ़ सके। संगीता जी ने ये बात कुछ सोचते हुए बोली। उनकी बात सुनकर नीलेश जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं मायरा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर ईशानी से डील करना बहुत आसान होगा। तभी समीर कुछ सोचते हुए बोली, मेहरा फैमिली के दो बेटे रेहान मेहरा और अयान मेहरा भी तो IG कॉलेज में ही पढ़ते हैं नादी, जो कॉलेज में काफी फेमस है और दोनों को हैंडसम हंग बोलते हैं। समीरा की बात सुनकर मायरा को भी याद आया, उसने अपनी सिर हिला दिया। दोनों के मन में कुछ शैतानी ख्याल चल रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ ईशानी की गार्ड्स ने सबसे पूछताछ कर लिया था और उन्होंने उन टीम के लोगों में से एक को पकड़ कर रखा था। बहुत मार खाने के और उस आदमी ने एक इंसान का नाम लिया था। वहीं ईशानी और दर्शित और बाकी सब वहां से निकल रहे थे। मोक्ष, वरुण और तेजस तो अब तक निकल गए थे क्योंकि वरुण को हॉस्पिटल भी जाना था और मोक्ष को अभी ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम बाकी था। तभी जैकी का फोन रिंग हुआ। ये कॉल एक गार्ड की तरफ से था। जैकी ने फोन स्पीकर पर कर दिया तो उधर से गार्ड बोला, जैकी सर, ये बंदा किसी संग्राम मित्तल का नाम ले रहा है। वहीं बाकी सब वहीं बैठकर उनकी बात सुन रहे थे। दर्शित की आंखें सिकुड़ गई। ये नाम तो उसने पहले भी सुना है, पर ये तो एक छोटी सी कंपनी का ओनर है और उनके बीच या उनकी कंपनी के बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर ये इंसान उसे मरना क्यों चाहता है। ईशानी ने जैकी को कुछ इशारा किया तो जैकी अपने बॉस का इशारा समझ गया और गार्ड से बोला, उस इंसान से पूछो कि क्या उसने संग्राम मित्तल को देखा है और क्या उसने खुद इसे दर्शित सर को मारने के लिए बोला था। जैकी की बात सुनकर वो गार्ड ने हाँ बोल। तभी उधर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। एक गार्ड ने उस इंसान को मारते हुए बोला, क्या संग्राम मित्तल ने खुद आकर तुम्हें कहा था कि दर्शित सर के ऊपर अटैक करो, क्या तुमने उनका फेस देखा। तो वो इंसान में दर्द में चिल्लाते हुए बोला, नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। उस इंसान के चेहरे पर मास्क था जिसने हमें कांटेक्ट दिया था, पर उसने हमें अपना नाम संग्राम मित्तल बताया था। उसने हमें दर्शित सर के कार का एक्सीडेंट करने को कहा था ताकि किसी का भी शक ना जाए कि ये एक प्लान मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं। हमारे गैंग के एक दूसरे मेंबर ने उनके गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया था ताकि उनका कार सुनसान एरिया में रुक जाए और कार रुकते ही इसी का फायदा उठाकर हम उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देते और सबको लगता कि कार की ब्रेक फेल होने की वजह से कार ट्रक से टकरा गई थी। पर पता नहीं कैसे उनका कार आया ही नहीं, जिस वजह प्लान फेल हो गया था, जिस वजह संग्राम मित्तल बहुत गुस्से में आ गया था और उसने हमें उसके पैसे लौटाने के लिए धमकी दिया। इसलिए मुझे यहाँ एक टीम मेंबर बनकर आना पड़ा। ईशानी ने इतना सुनने के बाद जैकी को फोन रखने का इशारा किया तो जैकी ने फोन रख दिया। वहीं सब इस वक्त शक थे। दर्शित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या वो कार काउंसिडेंटली खराब नहीं हुई थी, बल्कि उसे किया गया था। अगर आज वो ईशानी को लेकर एडमिशन के लिए नहीं गया होता और कार कॉलेज में ही खराब नहीं हुई होती और वो ईशानी की कार से उसकी सिक्योरिटी के साथ नहीं आया होता तो क्या अब तक उसका एक्सीडेंट हो चुका होता। रेचल और निक और शुभम ही अभी वहां थे, वो तो सबसे ज्यादा शक थे। बाकी दर्शित के दोनों दोस्त चले गए थे। तीनों को हैरानी हो रही थी कि दर्शित के एक्सीडेंट की प्लानिंग भी पहले हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि दर्शित अपने कार से यहाँ आया ही नहीं, वरना पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। निक कुछ सोचते हुए दर्शित की तरफ देखकर बोला, ये संग्राम मित्तल ये तो वही है ना जिसकी एक छोटी सी स्टार मैनेजमेंट कंपनी है, पर वो ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ। दर्शित के साथ उसका तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। रेचल भी बोली, हाँ सर, और जितना मैंने सुना है वो आदमी तो बहुत ही ईमानदार है। उसकी कंपनी में बस कुछ छोटे स्टार ही है, उस कंपनी को वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तभी दर्शित बोला, हाँ मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, उस कंपनी का तो हमारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेंगे। ईशानी उन सबको देखते हुए बोली, बिल्कुल सही बात बोला आपने भाई, ये काम संग्राम मित्तल का नहीं बल्कि किसी और का है, जो आपके एक्सीडेंट का सारा ब्लेम संग्राम मित्तल पर डालना चाहता है। वरना जो इंसान अपने चेहरे ढककर कॉन्ट्रैक्ट देने आया है वो आपने नाम क्यों बताता। क्या वो इतनी बेवकूफ है जो खुद का ही नाम बता दे। ईशानी की आंखों में एक क्लियर इंटेंट दिखाई दे रहा था। वो जानना चाहती थी आखिर वो है कौन जिसकी वजह से पिछले जन्म में उसका दर्शित भाई का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था और जिसकी वजह से संग्राम मित्तल की फैमिली भी बर्बाद हो गई थी। कौन है जिसने दर्शित को मारने की कोशिश की थी। वैसे उसके लोगों ने कुछ लोगों के नाम तो बताया था जिनकी उसकी दर्शित भाई के साथ दुश्मनी थी। वो पार्टिकुलर इंसान कौन है अब तक पता नहीं था, पर बहुत जल्द पता चलने वाला था। वहीं ईशानी की बातों में लॉजिक था, इसलिए सब उसकी बातों से सहमत थे। सच में अगर चोर चोरी करने जाएगा तो चोरी करते हुए उन घर वालों को अपना नाम थोड़ी ना बताएगा। तुम सही बोल रही हो बच्चा, कोई अपना नाम उन्हें क्यों बताएगा जिन्हें वो मरने के लिए पैसा दे रहा हो। जब 138 सबका कंसर्न ईशानी के लिए। दर्शित ने मारा प्रिया को थापड़। तुम सही बोल रही हो बच्चा, कोई अपना नाम उन्हें क्यों बताएगा जिन्हें वो मारने के लिए पैसा दे रहा हो। दर्शित ने भी ईशानी को देखते हुए बोला। पर अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक और न्यूज आया जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा था। रेचल जो सोशल मीडिया देख रही थी कि दर्शित के फैंस कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हैरान हो गई। उसने जल्दी से फोन दर्शित के सामने रख दिया और बोली, सर देखिए ये न्यूज। वहीं रेचल को इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। दर्शित ने फोन देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वहीं बाकी सब भी उस पोस्ट और न्यूज को देखने लगे। सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी समझ गई थी कि उस मास्टरमाइंड ने अपना चाल चल दिया है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि छोटी सी कंपनी की ओनर संग्राम मित्तल ने करवाया द सुपरस्टार दी एम्पर हलमा। क्या थी दुश्मनी जिस वजह से संग्राम मित्तल ने मिस्टर दर्शित मेहरा पर हमला करवाया। क्यों किया संग्राम मित्तल ने साइनिंग स्टार की ओनर और सुपरस्टार दर्शित पर हमला। इन सारे हेडलाइंस को देखकर दर्शित के साथ बाकी सब भी हैरान थे। रॉकी दर्शित को देखते हुए बोला, ये कैसे हो गया, हमने जिसे पकड़ा है वो तो अभी भी गार्ड्स के पास है, तो ये न्यूज बाहर कैसे आ सकता है और वो भी इतनी जल्दी। तभी एक वीडियो भी था जिस पर दर्शित ने क्लिक किया तो उसमें एक गुंडे जैसा दिखने वाला शख्स था जो बोल रहा था कि संग्राम मित्तल ने उसे पैसे दिए थे मिस्टर दर्शित को मारने के लिए। उसके कहने पर ही उसने आपने एक आदमी को मैनेजमेंट टीम में काम करने भेजा था। वहीं लोग ये न्यूज देखकर संग्राम मित्तल को भर भर के गालियां दे रहे थे। दर्शित के फैंस तो संग्राम मित्तल को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए बोल रहे थे। ये सब देखकर तो दर्शित, रेचल और उसके दोनों दोस्त और बाकी सब भी परेशान हो गए। उन्हें पता नहीं था कि मास्टरमाइंड इतना चालक है कि वो इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर देगा और उनके कुछ करने से पहले ही वो संग्राम मित्तल को फंसा देगा। अब तो मास्टरमाइंड को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। सबने ईशानी को देख जो अब भी शांत बैठी थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। दर्शित उसे देखते हुए बोला, तुम क्या सोच रही हो बच्चा। तभी जैकी भी बोला, बॉस अब तो ये न्यूज इतनी जल्दी वायरल हो गई तो हम उस मास्टर को कैसे ढूंढेंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी टेडी स्माइल करते हुए बोली, वो मास्टरमाइंड इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि शायद उसे पता चल गया है कि उस गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया है, इसलिए उसने इतनी जल्दी में ये सब कर दिया। और उस गैंग मेंबर को भी उसने ही बोला होगा मीडिया और पुलिस के आगे संग्राम मित्तल का नाम लेने के लिए, ताकि सबका शक और गुस्सा संग्राम मित्तल पर निकले और उस मास्टरमाइंड का नाम इन सब में कहीं भी ना आए और वो इन सबसे आराम से निकल जाए। पर अब वो और भी ज्यादा बौखलाया हुआ होगा क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया, तो उसने कोई ना कोई गलती तो किया ही होगा या आगे करेगा। ईशानी ने जैकी को देखकर कुछ इशारा किया जिसे जैकी समझ गया। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। दर्शित और ईशानी और बाकी सब भी घर के लिए निकल गए। शिवम और अनुज, सोहन को ईशानी ने पहले ही सिक्योरिटी के साथ घर भेज दिया था। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी आकर मेहरा मैंशन के सामने रुकी। नंदिनी, ईशानी और दर्शित कार से बाहर आए और घर के अंदर चले गए।
वहीं हॉल में सब बैठे हुए थे और न्यूज देख रहे थे। सबको संग्राम मित्तल पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक छोटी सी कंपनी की ओनर की हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे पर हमला करवाने की। जब सबकी नजर आते हुए ईशानी और दर्शित पर गई तो सब उनके पास चले गए। दर्शित और ईशानी नंदिनी वहीं सोफे पर बैठ गए। दादी माँ कंसर्न होते हुए ईशानी को अच्छे से देख रही थी। बाकी सब सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई भी कंसर्न के साथ ईशानी को देख रहे थे। वहीं प्रिया जो अभी अभी नीचे आई थी वो नफरत से ईशानी को देख रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं दादी माँ, भाई और मैं हम दोनों बिल्कुल ठीक है, ईशानी ने दादी माँ की हाथ को प्यार से पकड़ते हुए बोली। तभी सबकी नजर ईशानी की दाहिने हाथ पर लगे चोट पर गई, जिस पर बैंडेज बंधा हुआ था। दादी माँ चिंता से बोली, क्या हाथ में ज्यादा चोट आ गई है बच्चा, क्या ये ज्यादा दर्द कर रहा है? ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। वहीं दादाजी भी कंसर्न होकर बोले, बच्चा क्या ज्यादा दर्द हो रहा है अभी? आरती जी भी खुद को रोक नहीं पाए। ईशानी की चोट देखकर उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो ईशानी को देखते हुए उसकी हाथ को पकड़ते हुए बोले, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है क्या, हम डॉक्टर को बुलाए? उनकी हाथ पकड़ने से पहले तो ईशानी हैरान हो गई, फिर उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने आरती जी की हाथ को खुद से दूर झटक दिया और उनकी तरफ बिना देखे बोली, क्या बात है मिसेस मेहरा, लगता है आप भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था। मुझसे जितना हो सके दूर रहिए और ये दिखाने के फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब भी चुप थे और उन्हें पता था कि ईशान की उनकी कंसर्न को दिखावा समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो किसी ने उसकी चोट पर इतना कंसर्न नहीं दिखाया था, तो अब वो इस सब को दिखावा ही तो समझेगी ना। आरती जी की आंखों से आंसू बह गए। वो अपनी खाली हाथों को देख रहे थे जिसे उनकी बेटी ने झटक दिया था, पर इन सब में गलती तो उनकी ही थी ना। उन्होंने ही अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज वो उनकी जेन्युइन कंसर्न को भी दिखावा समझ रही है। सुकेत जी को पता था कि आरती जी को अपनी गलती का एहसास है कि उन्हें है, और ईशानी की बिहेवियर से उन्हें दुख हुआ होगा, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि आज इस हालत की जिम्मेदार तो वो खुद ही थे। उन्होंने आरती जी की कंधे पर हाथ रख दिया। आरती जी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें इशारों में ही शांत रहने के लिए बोला। वहीं प्रिया को ये एक अच्छा मौका लगा। वो जल्दी से आगे आकर अपनी चेहरे पर मासूमियत लाते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोली, तुम मोम को इसी बातें क्यों बोल रही हो ईशानी, उन्हें तो बस तुम्हारी फिक्र है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ही सब घरवालों पर गुस्सा हो। मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, फिर भी सबने मुझे तुमसे ज्यादा प्यार दिया और तुम्हारे आने के बाद तुम्हें इग्नोर कर दिया। पर क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती हो? घरवाले तुम्हें बहुत प्यार करते। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर प्लीज तुम मोम डैड और भाई से अच्छे से बात करो, उन्हें माफ कर दो। इतना कहकर उसने ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। वहीं अगर कोई और ये बात सुन लिया तो ऐसा लगता जैसे प्रिया बहुत मासूम है, जो आपने मोम डैड और भाई से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो उनकी तरफ से बोल रही है और इस घर से भी जाने को तैयार है। पर ईशानी और नंदिनी उसकी चालाकियां को अच्छे से समझ रहे थे कि प्रिया बस सबके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, और बातों ही बातों में वो ईशानी को ये भी याद दिला रही है कि उसके घरवाले उसे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा प्रिया को प्यार करते हैं। और ये बातें तो दर्शित भी समझ रहा था। इस वक्त उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि प्रिया की बातें कितनी गलत है। इसे तो वो उल्टा ईशानी को ये याद दिलकर और भी गुस्सा दिल देगी कि कैसे उसके आने के बाद भी सब प्रिया को ही प्यार करते थे और कोई भी उसे प्यार नहीं करता था और उसकी केयर नहीं करते थे। इस बातों से तो प्रिया ईशानी को सबसे और भी दूर कर देगी, कहीं उसकी बहन उससे भी दूर ना हो जाए। अभी अभी तो उसकी प्रिंसेस ने उसे एक्सेप्ट किया था, आज ही तो उसकी प्रिंसेस ने उसे भाई बोला था। वो फिर से अपनी बहन को पहले की तरफ खुद से नफरत करता हुआ नहीं देख सकता था। वहीं समीर की भी भौहें सिकुड़ गई थी, चाहे प्रिया की बोलने का तरीका कुछ भी क्यों ना हो, बट समीर भी समझ सकता था कि प्रिया की बातें सुनकर ईशानी शांत होने की जगह उल्टा और भी गुस्सा हो सकती है। वहीं प्रिया ईशानी की जख्म वाली हाथ को जोर से पकड़ रखा था। वो तो ईशानी को खुद जख्म देना चाहती थी। वो इस वक्त ईशानी के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। वहीं ईशानी तो अब भी इमोशनलेस थी। ये चोट तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने तो माफिया वर्ल्ड में कितनी गैंग को मार डाला था, जिसमें चोट तो उसे भी आई थी, और उसकी इसी बेरहमी की वजह से ही तो वो पूरे माफिया वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। वो तो इस वक्त प्रिया साथ उसकी नाटक में शामिल हो रही थी। इस वक्त तो उसे एक मजेदार शो देखने का मन कर रहा था। ईशानी ने अपने हाथ को जानबूझकर टाइट कर दिया तो ईशानी की चोट से फिर से खून आने लगा, तो ईशानी ने आह लीव माय हैंड कहकर प्रिया की हाथ को झटक दिया। अब तक ईशानी के हाथ पर बंधा व्हाइट बैंडेज पर फिर से खून बहने की वजह से लाल हो गया था। ये देखकर दर्शित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं बाकी सब घर वाले भी गुस्से से प्रिया को घूरने लगे। प्रिया फिर से अपनी चेहरे को रोने जैसा बनाकर कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले दर्शित अपनी जगह से उठा और प्रिया की गाल पर एक थापड़ जड़ दिया। इस थापड़ की वजह से प्रिया का सिर एक तरफ झुक गया। उसकी गाल दर्द करने लगा था, क्योंकि दर्शित ने पूरी ताकत लगाकर प्रिया को थापड़ मारा था। प्रिया ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से दर्शित को देखा। दर्शित ने उसे पहले वार्निंग दिया था, पर ऐसे थापड़ नहीं मारा था। भाई आपने मुझे थापड़ मारा, ये कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बह गए। ये बात कहते हुए भी उसे दर्द हो रहा था, पर उसकी आंसू से दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत क्या हुई मेरी बहन को दर्द देने की? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या उसकी हाथ में चोट है? तुमने उसकी हाथ को इतने जोर से पकड़ा, उसकी चोट से फिर से खून आने लगा है। इतना कहकर प्रिया को घूरते हुए दर्शित जल्दी से ईशानी के पास चला गया और उसकी हाथ को अपने हाथ में लिए देखने लगा। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया, पर ईशानी ने उसे मना कर दिया और बोली, ये छोटी सी चोट है भाई, फिर से डॉक्टर को बुलाने जरूरत नहीं है, मैं घर में ही बैंडेज कर दूंगी। उसकी बात सुनकर दर्शित ने प्रिया को गुस्से से फिर से घूर कर देखा। फिर ईशानी की बालों को प्यार से सहलाते हुए एक मेड को फर्स्ट एड किट लाने के लिए बोला। CH 139 समीर की प्रिया को सुनाना, प्रिया की नफरत। वहीं बाकी सब चुप थे, किसी ने दर्शित के प्रिया को मारने पर कुछ नहीं बोला। सबको चुप देखकर प्रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। क्या उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोलेगा? दर्शित भाई ने ईशानी के लिए उसे थापड़ मारा, फिर भी सब चुप है। अगर ये पहले की बात होती तो शायद सब प्रिया के लिए बोलते, पर इस वक्त तो सबका ध्यान सिर्फ ईशानी पर था। सब अपनी आंखों में कंसर्न लिए ईशानी को देख रहे थे। किसी को प्रिया की चिंता नहीं थी। ईशानी की हाथ से खून बहता देख सब घबरा गए थे। वहीं नंदिनी तो हैरानी से ईशानी को देख रही थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी हैरानी शो नहीं होने दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में प्रिया की इतनी औकात भी है जो वो ईशानी को चोट पहुंचा दे? वो भी जब तक ईशानी की मर्जी ना हो। ईशानी को तो बड़े बड़े चोट से भी फर्क नहीं पड़ा था। एक बार उसकी बाजू में गोली लगी थी, फिर भी वो इमोशनलेस बैठी थी, जैसे चोट उसे नहीं किसी और को लगी हो। पर आज उसकी मुंह से इस छोटी सी चोट के लिए आह कैसे निकल गई? अगर सच कहे तो वो भी इस वक्त प्रिया को 2 थापड़ लगा देना चाहती थी। चाहे ईशानी ने नाटक ही क्यों ना किया हो, पर ईशानी की हाथ से फिर से खून आता देख तो नंदिनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसने ईशानी को देख जिसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल इमोशनलेस। नंदिनी ने सिर हिला दिया, उसकी डेविल दोस्त कब से नाटक करना सीख गई और इस बारे में उसे कैसे पता नहीं चला। और अगर प्रिया को सबक सिखाना है था तो थोड़ा और नाटक कर लेती ताकि इस प्रिया के ऊपर वो भी हाथ साफ कर सकती थी उसे थापड़ मार के। वहीं दर्शित ने ईशानी की बैंडेज को फिर से खोल दिया था। मेड अभी तक फर्स्ट एड किट ले आई थी। वो मैड और घर के बाकी मेड भी हैरान थे कि सब ईशानी को कितना प्यार करने लगे हैं। उन्होंने आज पहली बार दर्शित को प्रिया के ऊपर हाथ उठाते हुए देखा था। वो समझ गए थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं, अब किसी को प्रिया की ज्यादा फिक्र नहीं है। वहीं प्रिया को सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेड भी उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सब ईशानी को कंसर्न भरी नजरों से देख रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबने उसे अकेला छोड़ दिया हो, किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। सबको सिर्फ ईशानी की पड़ी है और दर्शित भाई ने उसे थापड़ मारा फिर भी किसी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। क्या उसके पेरेंट्स और भाई अब उसे प्यार नहीं करते? पहले तो वो उसके ऊपर किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करते थे, तो क्या अब उनका सारा प्यार खत्म हो गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं ईशानी की हाथ की चोट देखकर सबकी आंखों में नमी आ गई थी। भले ही ईशानी के लिए वो एक मामूली सी चोट हो पर घरवालों के लिए तो वो एक बहुत बड़ी चोट थी। ऊपर से चोट से अब भी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। कांच लगने की वजह से वो चोट कुछ ज्यादा ही डीप लग रहा था। और ईशानी की दूध जैसी गोरी हाथों में वो चोट बहुत क्लियरली दिख रहा था। इस वक्त तो बाकी घरवालों को भी प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिया की ईशानी के हाथ को जोर से पकड़ने की वजह से ही ये सब हुआ था। पर सच तो कोई नहीं जानता था, प्रिया की इतनी ताकत और औकात नहीं कि वो डेविल क्वीन को चोट पहुंचा सके। ईशानी तो प्रिया की खेल को ही खेलना चाहती थी। एक बार उसने खुद ही अपनी हाथ को इतनी टाइट कर लिया था कि उसकी चोट से खून बहने लगे। दर्शित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकला और ईशानी की चोट से बहते खून को साफ करने लगा। वो ईशानी की चोट पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे साफ कर रहा था, जैसे ईशानी कोई बच्ची हो और थोड़ी सी जोर लगाने पर उसे दर्द होगा। ईशानी को ये सब बहुत अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वैसे पहले भी उसके सारे भाई उसकी फिक्र करते थे, उसके सारे दोस्त भी ऐसे ही उसकी ख्याल रखते थे, पर वो किसी को अपनी इमोशन नहीं दिखाती थी। पर आज पता नहीं क्यों दर्शित की बार बार आपने लिए केयर देखकर उसे अच्छा लग रहा था। पिछले जन्म में तो वो यही प्यार और आपने भाइयों के केयर के लिए तरसती थी, शायद इसलिए अब उसे दर्शित का उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। वहीं प्रिया अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए ईशानी को देख रही थी। उसका तो मन कर रहा था अभी इसी वक्त ईशानी को जान से मार दे। वहीं दर्शित ने ईशानी की चोट को साफ करके धीरे धीरे उस पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया, फिर उसे बैंडेज कर दिया। वहीं दादाजी बोले, बच्चा तुम्हें आराम करनी चाहिए, आज बहुत कुछ हो गया, तुम्हें चोट भी लगी है इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उनकी बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो अपनी जगह से उठ गई। तभी प्रिया जो अभी तक नफरत से ईशानी को देख रही थी, तभी समीर की आवाज उसके कान में पड़ी, प्रिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ईशानी से माफी मांगना चाहिए? तुम्हारी वजह से उसे चोट लग गई फिर से। आपने समीर भाई की बात सुनकर प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या उसके समित भाई चाहते हैं कि वो इस ईशानी से माफी मांगे? अब तो प्रिया को समित भी दर्शित की तरह पार्शियल लग रहा था। क्या उसे दर्शित भाई ने थापड़ मारा इतना काफी नहीं है, जो अब उसे इस ईशानी से माफी भी मांगनी पड़ेगी? उसे तो अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये बात समित भाई ने कहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को शो नहीं होने दे सकती थी, वरना उसकी अच्छी बनने की एक्टिंग का क्या होगा। वो जल्दी से आगे आकर बोली, सॉरी ईशानी, मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट लग गई, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर भी दर्शित भाई ने मुझे थापड़ मारा, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? उसकी बात सुनकर ईशानी को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। वो अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि प्रिया इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश कर रही थी। ईशानी उससे अपनी नजरें हटाते हुए अपनी यूजुअल कोल्ड टोन और इमोशनलेस फेस के साथ बोली, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस प्रिया मेहरा। इतना कहकर ईशानी किसी को भी बिना देखे वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे नंदिनी भी वहां से चली गई। उन दोनों के जाने के बाद प्रिया मासूम बनते हुए रोने की नाटक करते हुए बोली, ईशानी मुझे माफी नहीं करना चाहती है, मैं कल उसे फिर से माफी मांग लूंगी। मैं जानती हूँ मैं इस घर की अपनी बेटी नहीं हूँ, इस वजह से अब दर्शित भाई मुझे प्यार नहीं करते। आज पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, पर इसमें मेरी ही गलती थी, मुझे अनजाने में ही सही ईशानी को चोट नहीं देना था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी बेचारी हो और कितनी मासूम हो जिस पर जुल्म किया जा रहा हो। प्रिया अपनी बातों से ये भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ईशानी की वजह से और प्रिया की इस घर की असली बेटी ना होने की वजह से दर्शित उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और उसे अनफेयर तरीके से ट्रीट करता है, जिस वजह से उसकी छोटी सी गलती पर भी दर्शित ने उसे थापड़ मार दिया। उसकी बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर भी दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया की नाटक और इमोशनल ड्रामा को अब तो वो अच्छी तरह से समझने लगा था। पर सुकेत जी, आरती जी और रेहान, अयान को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो दर्शित को भी कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो फिर से ईशानी को नाराज नहीं करना चाहते थे और ना ही दर्शित को। वहीं समीर को भी अब प्रिया की ये सारी बातें नाटक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। समीर प्रिया को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए गंभीर भाव से बोला, अब तुम्हें लग रहा है कि दर्शित ईशानी से ज्यादा प्यार करता है, तो इसमें गलत क्या है? ईशानी हमारी खुद की छोटी बहन है, उसे प्यार करना और प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है, जो हम में से किसी ने आज तक उसके लिए नहीं निभाया। और क्या बोला तुमने कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो, जिस वजह से दर्शित तुम्हें प्यार नहीं करता? पर क्या तुम भूल गई हो कि ईशानी के हिस्से का सारा प्यार और केयर और लेविस लाइफ सालों तक तुम्हें मिला है? उसके आने के बाद भी उसके हिस्से का सारा प्यार और अब कुछ सिर्फ तुम्हें मिला है। क्या इस बात से ईशानी को बुरा नहीं लगता होगा, दर्द नहीं होता होगा? फिर भी उसने वहां रहते हुए तो कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि तुमने उससे उसकी सारी खुशियां छीन लिया है। अरे तुम्हारी वजह से ईशानी हम सब से इतनी दूर हो गई, इस सब में तुमसे ज्यादा गलती तो हमारी है, क्योंकि हम सब ने अपनी घर की बेटी, हमारी इकलौती बहन से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वो हमसे इतनी नफरत ना करती। अब जब सब ईशानी को प्यार कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वहीं सुकेत जी, आरती जी, रेहान और अयान समीर की बातें सुनकर चुप हो गए थे, क्योंकि समीर की सारी बातें सच थी। प्रिया को प्यार देने के चक्कर में वो सब अपनी खुद की बेटी को ही भूल गए थे। वहीं प्रिया को समीर की बातों से बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। ये सब प्यार और बाकी सब पर उसका हक था, ईशानी की नहीं, तो ये सब उसे ही मिलनी चाहिए थी तो मिली। अब वो फिर से यही सोच रही थी कि अगर ईशानी नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता, आज भी सब कुछ सिर्फ उसका होता, किसी को भी कभी पता नहीं चलता कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है। वो रोते हुए फिर से मासूम बनते हुए बोली, पर भाई इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं भी तो आपकी बहन हूँ, क्या अब आप भी मुझे प्यार नहीं करते? उसकी बात सुनकर समीर गहरी सांस लेते हुए बोला, जब ईशानी इस घर में आई तब भी हम सब तुम्हें अपनी मानते थे, जिस वजह से ही सबने ईशानी को इग्नोर किया और तुम्हें बुरा ना लगे इस वजह से तुम्हें प्यार देते रहे। पर इन सब में हम सब ने अपनी बहन के साथ गलत किया, जिस वजह से वो हम सबसे दूर हो गई है।
और आज तुम्हारी बातें बहुत जायज प्रोवोकेटिव थी। फिर वो प्रिया की तरफ देखकर गुस्से से बोला, जब तुम ये बोल रही थी कि घरवाले ने उससे ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, उससे क्या ईशानी हम सबसे और ज्यादा दूर नहीं हो जाएगी? क्या तुम मेरी बहन को हम सबसे और भी दूर करना चाहती हो? क्या तुम चाहत हो कि वो हम सबसे और भी ज्यादा नफरत करे? समीर की बात सुनकर अब सबको भी रियलाइज हो रहा था कि सच में प्रिया की बातें ईशानी को पास्ट की याद दिला सकती है। ऐसे में तो ईशानी उन सबसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। आपने भाई की बात सुनकर प्रिया हड़बड़ा गई। वैसे चाहती तो वो वही थी कि ईशानी को सारी पुरानी बातें याद आ जाए और वो घर वालों से और भी दूर हो जाए। वो आपने आप को संभालते हुए रोते हुए बोली, भाई मैं तो बस ये कह रही थी कि ईशा मेरी वजह से आप सबसे नाराज ना रहे। मोम और आप सबको माफ कर दे। आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। अगर मेरी बातों से ईशानी नाराज हो गई होगी तो मैं फिर से उसे माफी मांग लूंगी। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। पर कोई भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे नहीं गया। प्रिया अपनी रूम में जाकर गुस्से से अपनी चीजों पर अपना गुस्सा उतारने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती। मैंने इतना सब कुछ किया था उसे घरवालों की नजरों से गिराने के लिए, वो सब अब वेस्ट नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो गुस्से से चीजों को फेंक रही थी। उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वहीं नीचे सुकेत जी दर्शित को देखकर गंभीर भाव से बोले, तुमने क्या सोचा है? तुम इस संग्राम मित्तल के साथ कैसे डील करने वाले हो? या फिर मैं ही उसके कंपनी को बैंकरूप्ट करवा दूं? CH-140 कॉलेज ट्रांसफर। दर्शित का ईशानी को खाना खिलाना। मित्तल फैमिली। सब दर्शित को देख रहे थे जो अब भी चुप था। तो दादाजी बोले, क्या हुआ दर्शित, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? या फिर तुम उसे अपने हिसाब से डील करने वाले हो? उनकी बात सुनकर दर्शित आपने सोच से बाहर आते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दर्शित की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। सब कंफ्यूजन से उसके ही तरफ देख रहे थे। समीर दर्शित की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ ना करे का मतलब क्या है? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो भी 2 बार, और तुम उसे ऐसे ही जाने देने वाले हो? दर्शित ने सबको देखा जो उसे कंफ्यूजन भरी नजरों से देख रहे थे। फिर उसने बोला, संग्राम मित्तल असली कॉल्प्रिट नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है और वैसे भी मेरे कंपनी के साथ या मेरे साथ उनका कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको समझ आया कि दर्शित चुप क्यों है, अभी तक उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तभी अयान बोला, तो फिर भाई ये सब किसने किया है और कौन है जो आपको मारना चाहता है और आपने गुनाह किसी और के सिर पर डाल रहा है? उसकी सवाल सुनकर दर्शित बोला, अभी तक पता नहीं चला है, पर ईशानी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी पता चल जाएगा। दर्शित की बात सुनकर सब शक हो गए। उन्हें याद था कि ईशानी ने ब्रिजेश माथुर के साथ क्या किया था जब उसे पता चला था कि ब्रिजेश माथुर ने निखिल सहगल पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश किया था। वो नहीं चाहते थे कि इस बार भी ऐसा हो, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी सुकेत जी बोले, और तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये सब संग्राम मित्तल ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है? न्यूज में भी तो उसका ही नाम आ रहा है और उस गैंग मेंबर ने तो खुद पुलिस के आगे कन्फेस किया है कि संग्राम मित्तल ने उन्हें पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। सुकेत जी की बात सुनकर दर्शित नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं, उनका एक गैंग मेंबर तो अभी भी ईशानी के गार्ड्स के कब्जे में है और उन्होंने उसका चेहरा ही नहीं देखा जिसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए थे। जो आपने चेहरा भी छुपा रहा है वो क्या इतना बेवकूफ है कोई यूं ही अपना नाम बता देगा? दर्शित की बातों में लॉजिक था। सब दर्शित की बातें सुनकर अब उन्हें भी यही लग रहा था कि वो खुद आपने नाम क्यों बताएगा। तो बात तो क्लियर है कि किसी ने संग्राम मित्तल को फंसाने की कोशिश किया है ताकि दर्शित भी उसके रास्ते से हट जाए और कल्प्रीत का नाम भी इन सब में सामने ना आए, क्योंकि सब तो अब तक संग्राम मित्तल को ही गुनहगार मान चुके होंगे। दादाजी सबकी तरफ देखकर बोले, ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, तुम सब जाओ रेस्ट करने, इस बारे में हम सब कल बात करेंगे। दादाजी की बात सुनकर सबने सहमत होते हुए अपना सिर हिला दिया। सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। उन सब ने भी न्यूज देखा था। उन्हें ईशानी के लिए चिंता हो रही थी, पर वो जानते थे कि जब तक वहां मोक्ष है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी मोक्ष अंदर आया। मोक्ष को देखकर कल्पना जी ने पूछा, बेटा तुम आ गए, हमने न्यूज देखा, कहीं ईशानी को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? मोक्ष कुछ बोलता, नव्या, दक्ष और कनक जी भी ईशानी के बारे में पूछने लगे। वो लोग मोक्ष को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मोक्ष इरिटेट हो रहा था। तभी अखिलेश जी बोले, अरे आप सब उसे कुछ बोलने दोगे तो बोलेगा ना? उनकी बात सुनकर कल्पना जी ने अपनी आंखें छोटी करके उन्हें घूर कर देखा, फिर बोले, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम सब ज्यादा बोलते हैं? उनकी बातें सुनकर और उन्हें खुद को इस तरह देखता पाकर अखिलेश जी सकपका गए और झूठी हंसी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि आप ज्यादा बोलती है? मैं तो नव्या और दक्ष को कह रहा था, वो दोनों मोक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मोम या अपनी बीबी को बोल दे कि वो ज्यादा बोलते हैं। वहीं नव्या और दक्ष तो आपने डैड की बातें सुनकर हैरान हो गए थे। उनके डैड ने कितनी जल्दी बात बदल दिया। अरे उन दोनों ने तो बस एक ही बार पूछा है, जब उन दोनों ने ज्यादा बोला, अरे अगर आपको मोम से डर लगता है तो आपने बोला ही क्यों और अब हम पर बात डाल रहे हैं? दोनों मन ही मन बस यही सोच रहे थे। तभी दादाजी मोक्ष को देखकर बोले, बेटा क्या अभी ईशानी ठीक है? उनकी सवाल सुनकर बाकी सब भी मोक्ष की तरफ देखने लगे तो मोक्ष बोला, हाँ अभी वो ठीक है, उसकी हाथ पर चोट लगी है। मोक्ष की बात सुनकर सब रिलैक्स हो गए। जब उन्होंने न्यूज में मोक्ष को ईशानी को गोद में ले जाते हुए देखा, तब से कल्पना जी और कनक जी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। सबको लग रहा था कि कहीं ईशानी को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आ गई है। तभी नव्या खुशी से चहकते हुए बोली, भाई मैंने भाभी से बात की है, उन्होंने IG कॉलेज में एडमिशन लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगी। फिर अपनी पप्पी फेस बनाकर बोली, भाई प्लीज मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए IG कॉलेज में। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हारी उस कॉलेज में ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी दक्ष भी आगे आकर हंसते हुए बोला, भाई आप मेरा भी ट्रांसफर करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष उसे घूर कर देखने लगा तो दक्ष जल्दी से बोला, भाई ये तो मैं आपकी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं उस कॉलेज में रहूंगा तो आपका ही फायदा होगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, और वो कैसे? मोक्ष की बात सुनकर दक्ष की आंखें चमक गई। वो मोक्ष को देखते हुए बोला, अगर मैं भी उसी कॉलेज में रहूं तो भाभी को दूसरे लड़कों से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मैं किसी भी लड़के को भाभी के आसपास भी नहीं आने दूंगा और नव्या को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और आप ही सोचिए ना, भाभी कितनी खूबसूरत है और वो कितनी यंग एंड आउटस्टैंडिंग है, कोई भी लड़का उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। कॉलेज में शायद बहुत सारे लड़के उन्हें प्रपोज करे, इससे तो भाभी परेशान हो जाएगी। और तो और आप भी 29 साल के हो, अगर भाभी को आपने एज की कोई लड़का पसंद आ गया तो एक बार सोचिए, क्या भाभी के जैसा दूसरी कोई लड़की कभी आपको मिलेगी? इसलिए कह रहा हूं, मेरा भी ट्रांसफर कर दीजिए, मैं भाभी और नव्या दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी कनक जी बोली, हाँ दक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, वो ईशानी और नव्या को वहां रहकर प्रोटेक्ट करेगा। कल्पना जी भी बोली, हाँ दक्ष सही बोल रहा है, वो ईशानी को प्रोटेक्ट करेगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू को कॉलेज में कोई इंप्रेस करने की कोशिश करे या परेशान करे। उन सब की बात सुनकर मोक्ष इरिटेट हो गया। वो जनता था उसकी बीवी कैसी है, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता और उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी लड़के की तरफ तो देखेगी भी नहीं।
पर फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का उसकी बीवी के आसपास भी भटके। उसे तो ये सोचकर भी गुस्सा आता था कि लड़के उसकी बीवी को लाइन मारने की कोशिश करेंगे। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी बीवी को इंप्रेस करने की कोशिश करे या प्रपोज करे, इसलिए वो दक्ष के भी ट्रांसफर के लिए मान गया। मोक्ष अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद दक्ष और नव्या खुशी से एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो कॉलेज में हर टाइम अपनी भाभी के साथ रह पाएंगे। सुबह का वक्त मेहरा मेंशन, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज दर्शित ने अपने हाथों से ईशानी के लिए गाजर का हलवा बनाया था और इंटरनेट से देखकर एक इटालियन डिश भी बनाया था और इसमें समीर ने भी उसकी मदद की थी। दर्शित ईशानी के पास बैठा था। ईशानी देख पा रही थी कि जब से वो दर्शित से बात करने लगी थी तब से उसका दर्शित भाई उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर उसे ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। चाहे वो कितनी भी क्रूएल दूसरे के लिए क्यों ना हो, पर ये फीलिंग उसे अच्छी लग रही थी। दर्शित ने ईशानी की प्लेट में खाना सर्व किया और अपने हाथों से निवाला लेकर ईशानी के आगे कर दिया, क्योंकि वो ईशानी को अपने हाथों से ही खिलाना चाहता था, क्योंकि ईशानी की हाथ पर चोट लगी थी। सब घर वाले उन दोनों को देख रहे थे। दर्शित के साथ ईशानी की बॉन्डिंग स्ट्रांग होता देख सब खुश थे, पर समीर, रेहान और अयान को थोड़ा दुख भी हो रहा था कि उनकी बहन ने सिर्फ दर्शित को माफ किया है, उन सबको नहीं। वहीं सुकेत जी भी खुश थे और थोड़ा दुखी भी थे। आरती जी की आंखों में नमी थी। वहीं प्रिया तो गुस्से और नफरत से ये सब देख रही थी। आज तक उसके दर्शित भाई ने इतने प्यार से उसके लिए तो कभी खाना नहीं बनाया, तो फिर ईशान के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं। दर्शित भाई और बाकी सब भी उसके समीर भाई ने भी आज ईशानी के लिए खाना बनाने में दर्शित भाई की मदद की, पर कहीं ईशानी गुस्सा ना हो जाए और समीर ने मदद की है सोचकर खाने से मना कर दे, इसलिए किसी ने भी ईशानी को इस बारे में नहीं बताया। उसे ये सब पार्टियालिटी लग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई या मोम डैड कोई भी ईशानी से प्यार करे। ये सब कुछ उसका था, तो ईशानी को क्यों उनका प्यार मिल रहा है। वहीं दर्शित सोच रहा था कि ईशानी उसके हाथों से खाएगी या नहीं। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ईशान उसके हाथ से खाना खाने से मना ना कर दे। वहीं ईशानी दर्शित की आंखों में एक हिचकिचाहट देख पा रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। दर्शित की हाथों से उसने निवाला खा लिया। ये देखकर दर्शित के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं किया था। दर्शित ईशानी को खिलाने लगा। वहीं दादाजी और दादी माँ की होंठों पर स्माइल थी, ये देखकर कि ईशानी दर्शित के साथ घुल मिल रही है और ईशानी को दर्शित कितना प्यार दे रहा है। बाकी सब ने भी अपना अपना खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में सब दर्शित और ईशानी को देख रहे थे कि कैसे ईशानी दर्शित की हाथों से चुपचाप खा रही है। नंदिनी भी ये देखकर हैरान थी, क्योंकि ईशानी किसी की हाथों से खाना इतना पसंद नहीं करती थी, पर आपने चारों माँ की हाथों से वो चुपचाप खाना खा लेती थी, जैसे अभी खा रही थी। बाकी तीनों भाई मायूसी से अपना खाना खा रहे थे। वो भी अपने हाथों से ईशानी को खिलाना चाहते थे, पर वो जानते थे ईशानी उनकी हाथ से एक निवाला भी नहीं खाएगी। ये सब उनके कर्म का फल था। पहले वो ईशानी को कभी अपने हाथ से नहीं खिलाते थे, अब ईशानी खुद उनसे बहुत दूर हो गई है। शायद उनसे वो कभी बात नहीं करेगी। अगर उस वक्त वो ईशानी को प्यार देते तो अभी दर्शित की तरह वो भी ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाते। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से विला में लिविंग हॉल में 3 लोग परेशान सी बैठे हुए थे। ये कोई और नहीं मित्तल फैमिली थी जो कल से परेशान थी। कल न्यूज वायरल होने के बाद सब परेशान थे। पुलिस उनके घर तक आ गई थी, पर संग्राम मित्तल घर पर नहीं थे, क्योंकि वो किसी मीटिंग की वजह से दिल्ली गए थे। पर जब उन्होंने न्यूज देखा तो वो सुबह ही दिल्ली से मुंबई आ गए थे। अभी अभी ही वो अपने घर में पहुंचे थे। हॉल में उनकी वाइफ निधि जी और उनकी बेटी तापसी परेशान और डरे हुए बैठे थे। संग्राम जी को देखकर तापसी जल्दी से उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, पापा देखिए ना, ये लोग न्यूज में किसी किसी बात कर रहे हैं। ये सब आपके नाम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। अपनी बेटी को रोता देख संग्राम जी को बहुत दर्द हो रहा था। जब वो मिडिल क्लास थे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तब भी उन्होंने अपनी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। वो CH-141 संग्राम जी की अरेस्ट है का तापसी मेहरा मेंशन में। तापसी इस वक्त सच में काफी डरी हुई थी। उसकी काली आंखों में इस वक्त बहुत डर और मासूमियत थी। तापसी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, कोई देखे तो एक बार के लिए उसकी मासूमियत में खो ही जाए। संग्राम मित्तल को भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानते थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, पर वो इन सबसे कैसे निकले समझ नहीं पा रहे थे। और वो ये भी जानते थे कि दर्शित कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उन्हें छोड़ दे, चाहे उनके ऊपर लगा एलिगेशन फालसी क्यों ना हो, पर मिस्टर दर्शित के लिए तो ये सच ही होगा ना। वो ये भी जानते थे कि दर्शित बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली मेहरा फैमिली का बेटा है। वो चाहकर भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे जब तक उनके पास आपने बेगुनाही का सबूत ना हो। संग्राम जी आपने सोच से बाहर आकर तापसी के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, नहीं बच्चा, पुलिस हमें अरेस्ट नहीं करेगा, पापा सब ठीक कर देंगे। तभी निधि जी भी उनके पास आकर भर आए गले से बोली, ये क्या हो रहा है, कोई आपको क्यों फंसाना चाहता है। संग्राम जी कुछ बोलते तभी उनका असिस्टेंट का कॉल आया। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया तो उधर से असिस्टेंट घबराते हुए बोला, सर बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जिन्होंने हमारे न्यू आर्टिस्ट और शो पर इन्वेस्ट किया था वो अभी आपने इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहे हैं। आपने असिस्टेंट की बात सुनकर संग्राम जी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उनके घर की डोर बेल बजा। मैड ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस आए हुए थे। फिर से पुलिस वालों को देखकर तापसी पैनिक करने लगी। तापसी ने अपने पापा के हाथ को टाइटली पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि ये लोग उसके पापा को उससे दूर ले जाएंगे। वहीं निधि जी भी पैनिक करने लगी। वहीं संग्राम जी ने तापसी को शांत करके सोफे पर बिठा दिया। तभी इंस्पेक्टर आगे आकर बोला, मिस्टर संग्राम मित्तल, आपको अरेस्ट किया जाता है। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और जिन्हें आपने मिस्टर दर्शित को मारने के लिए भेजा था उन्होंने ही आपके खिलाफ गवाही दे दिया है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर संग्राम जी बोले, ये सब झूठ है, किसी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दिया है। आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, मुझे अपने लॉयर से बात करने दीजिए। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है? क्या हम आपको झूठे केस में फंसा रहे हैं? आपके खिलाफ हमारे पास एविडेंस और गवाह दोनों ही है। आपने जिसे पैसे दिया था उसने खुद ही बोल दिया है, तो अब आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए? वहीं उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर तापसी जल्दी से खड़ी होकर रोते हुए बोली, नहीं, वो जरूर झूठ बोल रहा है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने किसी को भी जान से मारने की कोशिश नहीं किया है। आप सब भी झूठ बोल रहे हो। तभी निधि जी भी बोली, हाँ इंस्पेक्टर, मेरे पति कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। वो कभी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। वहीं अपनी बीवी और बेटी को रोता हुआ देखकर संग्राम जी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो इस वक्त लाचार थे क्योंकि उनके पास अपने बेगुनाही का सबूत नहीं था। वो तो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और उस इंसान ने उनके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दिया। तभी इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए कांस्टेबल को संग्राम जी को अरेस्ट करने के लिए बोला, तो उसने संग्राम जी की हाथों में हथकड़ी डाल दिया। ये देखकर तापसी रोने लगी और अपने पापा के हाथ को उसने पकड़ लिया।
प्लीज मेरे पापा को मत लेकर जाए, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तापसी रो तो कर उन्हें संग्राम जी को ले जाने से रोक रही थी। वहीं निधि जी भी रो रही थी। उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, फिर भी आज उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। उन दोनों को रोता देखकर संग्राम जी तापसी के सिर पर हाथ फेरा कर बोले, कोई नहीं बच्चा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर निधि जी की तरफ देखकर बोले, अपना और बच्ची का ध्यान रखना। इतना कहकर उन्होंने तापसी के हाथ को खुद के हाथ से छुड़ाया और पुलिस के साथ चले गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। आज कुछ बिना लिए भी उन्हें ऐसे जलील होना पड़ रहा था। उनके जाने के बाद भी तापसी उनके पीछे गेट तक भागी, पर उनकी गाड़ी वहां से जाने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगी। निधि जी ने आकर उसे आपने गले लगा लिया। वो भी रो रही थी, पर तापसी के लिए आपने आप को स्ट्रांग रखना था उन्हें। तापसी अपनी मामा के गले लगे हुए बोली, मामा पापा ने कहा था कि वो सब ठीक कर देंगे, पर देखिए ना, ये लोग बिना गलती के जबरदस्त पापा को पुलिस स्टेशन ले गए। कुछ नहीं होगा बेटा, पापा को देखना, वो जल्दी घर आ जाएंगे। निधि जी ने उसे समझाते हुए बोली और घर के अंदर ले गई। निधि जी ने उसे समझाकर उसकी रूम में छोड़ा, फिर वहां से चली गई। उन्हें लॉयर से भी मिलना था, वरना वो संग्राम जी को जेल से बाहर नहीं ला पाएंगे। वहीं उनके जाने के बाद तापसी ने रोते हुए अपनी लैपटॉप निकाला और उस पर कुछ सर्च करने लगी। थोड़ी देर में उसकी मासूम आंखों में थोड़ी चमक आ गई। वो जल्दी से रूम से निकल गई। इस वक्त हॉल में मेड नहीं थी, वो विला से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में बैठे हुए थे, कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं ईशानी और नंदिनी दादाजी और दादी माँ के पास बैठी हुई थी। नंदिनी बस दिल्ली में रहते वक्त उन सब की किस्से के बारे में बता रही थी। वहीं ईशानी अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आया, जिसे देखकर ईशानी की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई, जैसे उसे कोई मजेदार चीज मिल गई हो। उसने कुछ मैसेज टाइप करके नकुल को भेज दिया। फिर आपने दादाजी और दादी माँ से बात करने लगी। वहीं सब ईशानी को प्यार से देख रहे थे, पर प्रिया जलन से देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक गार्ड अंदर आया और हड़बड़ाते हुए बोला, सर बाहर कोई लड़की आई है, कह रही है कि उसे दर्शित सर से मिलना है अर्जेंटली। लगता है वो आपकी फैन है जो यहाँ तक आ गई है। हम उसे जाने के लिए बोल रहे हैं, पर वो यहाँ से दर्शित सर से मिले बिना जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। दर्शित के जन्मदिन के दिन कुछ फैंस आ जाते थे घर तक, बट बाहर वेट करते थे ताकि वो एक बार दर्शित से मिल सके, पर वो दर्शित की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते थे और मेहरा मैंशन की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, इसलिए कोई यहाँ बिना रीजन के नहीं आता था। तो ये लड़की कौन है जो इस वक्त यहाँ तक आ गई थी? तभी सबके दिमाग में ये आया कि कहीं दर्शित पर कल जो हमला हुआ था, उस वजह से ही तो उसकी कोई फैंस उसे मिलने नहीं आ गई है। ऐसा होता था जब फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का तबियत खराब होता था तो वो उससे मिलने आ जाते थे। वहीं बाहर जो लड़की थी, जो कोई और नहीं बल्कि तापसी थी, जो दर्शित का एड्रेस निकालकर यहाँ तक आ गई थी ताकि उसे बता सके कि उसके पापा निर्दोष है और रिक्वेस्ट कर सके कि वो उसके पापा को छुड़ाने में मदद करे। जब उसने देखा सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो वो मायूस हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसे आज कुछ भी करके दर्शित से बात करनी थी। वो यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी जो गार्ड अंदर गया था वो वापस आकर बोला, मैम आप अंदर आ सकती है। उस गार्ड की बात सुनकर तापसी खुश हो गई। उसे अब एक नई आशा मिल गई थी कि हो सकता है दर्शित उसकी मदद कर दे। वहीं अंदर सब कंफ्यूजन से ईशानी को देख रहे थे। दर्शित ईशानी को देखते हुए कंफ्यूजन से बोला, बच्चा तुमने उसे एंड अनेव क्यों बोला? क्या तुम उस लड़की को जानती हो? तो ईशानी कुछ सोचते हुए बोली, भाई वो आपकी फैन नहीं है, वो संग्राम मित्तल की बेटी है, इसलिए मैंने उसे अंदर आने को बोला, शायद हो सकता उसे आपसे कुछ बात करनी हो। उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। संग्राम मित्तल की बेटी यहाँ क्यों आई है और ईशानी को कैसे पता चला कि वो लड़की जो बाहर है वो संग्राम मित्तल की बेटी है? पर वो सब ये नहीं जानते थे कि ईशानी के कुछ शैडो गार्ड्स मेहरा मैंशन पर हमेशा नजर रखते हैं, सिर्फ ईशानी की सेफ्टी के लिए। ईशानी के मना करने के बावजूद भी उसके दादाजी और जैकी शैडो गार्ड्स को बाहर ही रहने को बोलते थे, इसलिए ईशानी को सारी खबर रहती थी कि क्या हो रहा है। उसने पिछले जन्म में तापसी को देखा था। जब वो अपने पापा छुड़वाने के लिए दर्शित से मिलने हॉस्पिटल आई थी, तब किसी ने भी उसे दर्शित से मिलने नहीं दिया था, क्योंकि सबको उस वक्त संग्राम मित्तल पर गुस्सा था, जिसकी वजह से दर्शित का पूरा करियर बर्बाद हो गया था। इसलिए ईशानी ने थोड़ी देर सोचने के बाद पहचान लिया कि ये वही लड़की है, संग्राम मित्तल की बेटी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त दर्शित हॉस्पिटल में था, इसलिए वो हॉस्पिटल में आई थी, पर इस बार घर आई है। उसे ये भी याद था कि कैसे हॉस्पिटल से घर जाते वक्त ही तापसी का एक्सीडेंट हो गया था, जो न्यूज में आई थी। तब ईशानी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद ही संग्राम मित्तल पूरी तरह से टूट गए थे और अपनी बेटी की कोमा में जाने के गम से उन्हें अटैक आ गया था, पर वो किसी तरह सर्वाइव कर गए थे। पर उनकी बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी को बेचकर सारा पैसा अपनी बेटी की ट्रीटमेंट में लगा दिया था। इससे ज्यादा कुछ ईशानी को पता नहीं था कि तापसी ठीक हुई थी या नहीं। अब तो नकुल ने यह भी पता कर लिया था कि इन सब के पीछे कौन है। ईशानी को पता चल गया था कि ये सब किसने किया है, पर उसने अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया था। वैसे भी ईशानी कुछ में उस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली थी। तभी प्रिया बोली, ईशानी तुमने उस लड़की को अंदर क्यों आने दिया? तुम्हें पता है ना उसके पापा ने ही दर्शित भाई को मारने की कोशिश किया है। क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है जो तुम एक अपराधी की बेटी को इस घर में आने दे रही हो? प्रिया ईशानी पर इल्जाम लगाना चाहती थी ताकि सब ईशानी को गलत समझे। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। उसे इस वक्त प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले दर्शित प्रिया को देखकर गुस्से से बोला, और तुम ये सब कहने वाली होती कौन हो? मेरी बहन चाहे जिसे इस घर में आने दे, ये घर उसकी है, और अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि मिस्टर संग्राम मित्तल ने ही मुझे मारने की कोशिश किया है, तो तुम उसे अपराधी की बेटी क्यों कह रही हो? दर्शित की बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए डर गई। क्या उसका भाई ईशानी को इतना प्यार करता है जो ईशानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहा है? जब सबको पता है कि संग्राम मित्तल ने ही पैसे दिए थे मारने के लिए, तो फिर सिर्फ ईशानी की कहने की वजह से सब लोग संग्राम मित्तल को निर्देश क्यों मान रहे हैं? क्या ईशानी की बातें सबके लिए इतना मायने रखता है? और क्या मतलब कि ये ईशानी की घर है? क्या उसका इस घर पर कोई हक नहीं है? उसकी आंखों में सच में आंसू आ गए। कल ईशानी की वजह से ही दर्शित ने उसे थापड़ मारा। समीर भाई ने भी उसे इतनी बातें सुनाया। वहीं तापसी जो अब तक अंदर आ गई थी, उसने भी दर्शित की लास्ट लाइन सुन लिया था और इसे ये जानकर खुशी हो रही थी कि दर्शित उसके पापा को गुनहगार नहीं मानता है। तभी सबकी नजर भी तापसी पर पड़ी जो अंदर आ रही थी। वहीं दर्शित की नजरें तो जैसे तापसी पर ही ठहर सी गई। तापसी की मासूम आंखें जो रोने की वजह से लाल हो गई थी, उसकी छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, कमर तक आते बाल, वो किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। तापसी उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर एक पल के लिए डर गई। फिर अपने आप को संभालते हुए आगे आई और दर्शित के पास आकर अपनी आंसू भरी उसकी तरफ देखकर बोली, सर मैं तापसी मित्तल हूँ। मैं जानती हूँ आप सब मेरे पापा को कुलप्रीत समझते होंगे, पर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पापा निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। CH 142 दर्शित का तापसी में खो जाना, जलन।
दर्शित जो तापसी को देखते हुए कोई गया था, तापसी की बात सुनकर वो आपने होश में आया, उसने अपनी नजरें तापसी की चेहरे से हटा लिया। उसका दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। आज से पहले उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था। वो एक सुपरस्टार था और उसकी खुद की मैनेजमेंट कंपनी भी थी, तो उसने बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेस और सोशलिस्ट को देखा था, पर उसे कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा फील नहीं हुआ था। वहीं बाकी सब भी तापसी की बातें सुन रहे थे, उन्हें भी तापसी बहुत मासूम लग रही थी। वहीं जब तापसी ने देखा कि दर्शित उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसे लगा जैसे मिस्टर दर्शित को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है। ये देखकर उसकी भरी हुई आंखों में जो आंसू के बूंदे रुके हुए थे, वो बह निकले। तापसी बहुत इमोशनल लड़की थी, वो तो पार्टी में भी जयने जात थी, क्योंकि बात बड़े घर के लोगों को देखकर वो डर जाया करती थी। पर अपने पापा को बचाने के लिए वो अकेली यहाँ तक आ गई थी, पर उसे ये पता नहीं था कि दर्शित इस वजह से उससे नहीं देख रहा है, क्योंकि उसे देखकर दर्शित का दिल जोरों से धड़क रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। दर्शित को कुछ बोलता ना देखकर तापसी बोली, सर प्लीज मेरी विश्वास कीजिए, मेरे पापा निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पापा को पुलिस स्टेशन ले गए हैं, प्लीज उन्हें वहां से ले आइए। वहीं टैप्स की बात सुनकर दर्शित कंफ्यूज हो गया। भले ही ये न्यूज वायरल हुई थी, पर जब तक वो खुद संग्राम मित्तल के नाम पर कंप्लेंट फाइल ना करे, तब तक पुलिस उन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिम तो वो खुद था ना, तो फिर उसके बिना बोले पुलिस ने संग्राम मित्तल को कैसे अरेस्ट कर लिया। पर ईशानी को अच्छे से पता था कि ये सब किसने किया है, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी दर्शित की नजर तापसी पर गया, जिसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ये देखकर दर्शित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी दादी माँ तापसी को बोली, तुम यहाँ बैठो बेटा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, और तुम रो मत, यहाँ कोई तुम्हारे पापा को गुनाहगार नहीं मानता है। वहीं दादी माँ की बात सुनकर तापसी को यकीन नहीं हुआ कि जो उसने सुना वो सच है। उसे डर तो लग रहा था, पर उसे यहाँ सब अच्छे लग रहे थे, क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं बोला था। पर आते वक्त उसने प्रिया की कही बातें सुनी थी, जिस वजह से उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए वहीं बैठ गई। उसके पास ही ईशानी बैठी थी। ईशानी को तापसी इस वक्त एक मासूम बच्ची की तरह लग रही थी, जैसे वो खुद पिछले जन्म में थी। वो नहीं चाहती थी कि तापसी के साथ पिछले जन्म में जो हुआ वो इस जन्म में भी हो। क्या पता हॉस्पिटल से जाने की तरह यहाँ से जाते वक्त तापसी की एक्सीडेंट हो जाए। तभी ईशानी तापसी की हाथ पर अपना हाथ कर बोली, डोंट वरी, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही घर आ जाएंगे। ईशानी ने कभी किसी को ऐसे जेंटल तरीके से नहीं समझाया था, वो भी पहली बार की मुलाकात में, इसलिए नंदिनी को हैरानी हो रही थी। वहीं ईशानी की बात सुनकर तापसी की आंखों से आंसू रुक गए। वो अपनी मासूम आंखों को झपकाते हुए बोली, आप सच कह रहे हो दीदी, आप पापा पर गुस्सा नहीं हो, आप उन्हें पुलिस स्टेशन से ले आएंगी। उसे ईशानी से बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ईशानी उसके पापा को जरूर बाहर ले आएगी। वहीं तापसी की मासूमियत से ये पूछने पर ईशानी को हंसी आ रही थी, उसे तब बहुत क्यूट लग रही थी। घर वालों को भी तापसी इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी, सबकी होठों पर स्माइल आ गई थी। सिर्फ प्रिया को छोड़कर उसे तो तापसी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईशानी की वजह से और तापसी के आने की वजह से आज उसे अपने दर्शित भाई से फिर से बहुत कुछ सुनना पड़ा था। रेहान जो दर्शित के पास बैठा था, वो अयान से बोला, ये कितनी खूबसूरत और मासूम है, मेरा तो मन कर रहा है इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। उसके बाद सुनकर अयान बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत भोली भाली और प्यारी लग रही है। वहीं उन दोनों की बातें दर्शित की कानों में भी पड़ रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने अपनी मुठिया कस लिया और अपने आप को शांत कराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान और अयान की मुंह तापसी के बारे में बातें सुनकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। तभी रेहान बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबको पता है कि आपके पापा निर्दोष है, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, आप चिंता मत कीजिए, दर्शित भाई और ईशानी आपके पापा को वहां से ले आएंगे। रेहान की बात सुनकर टैप्स की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर रेहान की तरफ देखकर जल्दी से आगे जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं, दीदी और मिस्टर दर्शित हमारी मदद करेंगे। वहीं तापसी को रेहान का हाथ पकड़े देख दर्शित का तो जैसे खून ही खोल गया। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तापसी ऐसे रेहान का हाथ पकड़ रही है। वहीं बाकी सबको तापसी की ये मासूमियत देखकर हंसी आ रही थी। वहीं जब दर्शित से और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी जगह से उठा और तापसी की हाथ पकड़कर बोला, चलो। वहीं दर्शित को अपना हाथ पकड़े देख तापसी एक पल के लिए डर गई, क्योंकि दर्शित इस वक्त गुस्से में लग रहा था। फिर अपनी मासूम आंखों से दर्शित को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कहां चलो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्शित उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। तापसी ने जल्दी से रेहान का हाथ छोड़ दिया और ईशानी की हाथ को पकड़ लिया, जैसे वो दर्शित के साथ जाना ही ना चाहती हो और ईशानी उसे दर्शित से बचा लेगी। वहीं रेहान तो अपने हाथ को देखता रह गया। उसने भाई को देख जो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अभी अभी क्या हुआ जो उसका भाई गुस्से में लग रहा है, वो मन ही मन वही सोच रहा था। वहीं घरवालों को तो तापसी की ये हरकतें क्यूट लग रही थी, पर उन्हें हैरानी भी हो रही थी कि दर्शित ने इस वक्त तापसी की हाथ पकड़ रखा है, जबकि वो लड़कियों से ज्यादातर दूर ही रहता था, चाहे वो फीमेल एक्ट्रेस हो या कोई बिजनेस एसोसिएट। दर्शित तो पार्टी में भी किसी को नहीं देखता था, जैसे उसे लड़कियों से एलर्जी हो। तो फिर अब क्या हुआ? सबको अपने तरफ अजीब नजरों से देखता देख दर्शित सकपका गया। उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने हक से तापसी के हाथ को क्यों पकड़ रखा है। उसने ना चाहते हुए भी तापसी के हाथ को छोड़ दिया, पर हाथ छोड़ने के बाद उसे अपना हाथ बहुत खाली खाली लग रहा था। उसे तापसी की कोमल हाथों की छुअन फिर से अपने हाथों में चाहिए थी। वो फिर से तापसी के हाथ को पकड़ना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, और आपने खुद की ही सोच की फीलिंग और तापसी के बारे में सोचकर दर्शित को खुद पर ही शर्मिंदगी हो रही थी। वो उस लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है जिसे उसने आज पहले बार देखा हो। दर्शित आपने आपको संभालते हुए बिना किसी भाव के बोला, आपको अपने डैड को जेल से बाहर निकलना है ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाहर निकलने में आपकी मदद कर दूंगा। दर्शित की बात सुनकर तापसी की आंखों में चमक आ गई। वो तो डर गई थी दर्शित को गुस्से में देखकर, पर वो तो उसकी मदद करना चाहते हैं उसके डैड को बाहर निकालने में। तापसी अपनी जगह से उठते हुए बोली, ठीक मैं आपके साथ आ रही हूँ। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, दीदी क्या आप भी हमारे साथ नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही दर्शित बोला, हाँ बच्चा तुम भी हमारे साथ आओ। ऐसे तो दर्शित पता नहीं क्यों पर तापसी के साथ वक्त बिताना चाहता था, पर वो नहीं चाहता था कि तापसी उससे डरे। तापसी की रिक्वेस्टिंग आंखों को देखकर ईशानी मना नहीं कर पाई। वो तीनों वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दादी माँ बोली, बहुत प्यारी थी ये बच्ची, बिल्कुल मासूम, मुझे उसमें पहले वाली ईशानी की छवि दिखाई दे रही थी। उनकी बात सुनकर दादाजी बोले, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसमें मुझे भी उस बच्ची में ईशानी की 4 साल पहले वाली आदत दिखाई दे रही थी। उनकी बात सुनकर आरती जी बोली, ये बात तो मुझे भी लगी, सच में वो बहुत प्यारी बच्ची थी। बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे, क्योंकि उन्हें भी टैप्स बहुत अच्छी लगी थी, पर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था और जलन हो रही थी। अब तो हर बात में सब बस ईशानी का नाम ही जपते रहते हैं। उसने इतना भी क्या खास है जो सब उसे पसंद करते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज के लोग भी उसे कितना प्यार करते हैं।
वहीं वो तो बस अब मेहरा फैमिली की एक नकली राजकुमारी बनकर रह गई थी। अब तो उसे ऐसा लगता था जैसे अब कोई भी घर में उसे प्यार ही नहीं करता है। वहीं आरती जी की बात सुनकर दादी माँ को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो थोड़े गुस्से से बोली, ये सब तो तुम सबकी वजह से ही हुआ है ना, तो अब सोचकर क्या फायदा, तुम लोगों की हरकतों की वजह से ही आज मेरी मासूम भोली भाली सी बच्ची जैसे कहीं खोसी गई है। अब उसकी होठों पर पहले की तरह मुस्कान भी नहीं है, और ना ही वो तुम सबके पीछे प्यार के लिए भागती है। अगर तुम सब मेरी बच्ची को समझते उसे प्यार देते तो आज भी वो पहले की तरह होती। उनकी बात सुनकर आरती जी के साथ साथ बाकी सबकी आंखें भी नम हो गई। सच में उन सब ने अपनी मासूम सी बच्ची को बहुत दुख दिया है, जिसकी सजा तो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तभी दादाजी दादी माँ की हाथ पर हाथ रखकर बोले, कोई बात नहीं, अगर हमारी बच्ची यहाँ से नहीं जाती तो वो इतनी स्ट्रांग कैसे बनती, और उसे इतने सारे रिश्ते कैसे मिलते जो उसे अपनों से भी ज्यादा प्यार करते। और अगर ये लोग उसे प्यार कुछ पल के लिए दे भी देते तो क्या पता अगले पल ईशानी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगा देते। वैसे भी इन्हें अपनी बच्ची से ज्यादा तो दूसरों पर भरोसा और प्यार है। जब ये खुद की बच्ची को दूसरों के बातों में आकर जेल भेजकर मौत के मुंह में धकेल सकते हैं तो वो यहाँ रहकर क्यों और भी ज्यादा सफर करती। अच्छा हुआ अभी वो इतनी स्ट्रांग है, वरना क्या पाया ये अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए फिर से उस बच्ची को परेशान करते। दादाजी की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू थे। उनके आगे पास का सब कुछ किसी फिल्म की तरह चलने लगा। सच में प्रिया को प्यार देने के चक्कर में उन सब ने ईशानी को बहुत परेशान किया था। और तो और उन सब ने प्रिया और उसकी दोस्त की बातों में आकर ईशानी पर भरोसा नहीं किया था, और सब उसे ही दोषी मान रहे थे, और किसी ने भी उसकी बातें सुनने की कोशिश नहीं किया था, नहीं उस पर भरोसा किया था, और शायद उन्हें इस बात के लिए कभी माफी भी नहीं मिलेगी। सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई की आंखों में आंसू थे। वहीं प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से गोद ली हुई बेटी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ये देखकर और भी बुरा लग रहा था कि उसके मोम, डैड और भाइयों को भी दादाजी की बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया अपनी आंखों में आंसू लिए दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ दादाजी और दादी माँ, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी असली पोती नहीं हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है। मैं मानती हूँ मैंने अपनी दोस्त पर भरोसा किया, ईशानी पर नहीं, पर उस वक्त मुझे सच नहीं पता था। इतना कहकर वो रोने लगी। पर उसके इस रोने धोने की नाटक से दादाजी और दादी माँ को क्या ही फर्क पड़ता। दादी माँ गुस्से से बोली, तुम कह रही हो तुम हमारी असली पोती नहीं हो इसलिए हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। फिर वो मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम ईशानी के आने के बाद उसके साथ मिलकर रहती, उसके पीठ पीछे चाले नहीं चलती, तो तुम्हें क्या लगता हम तुम्हें अपनी पोती की तरह ट्रीट नहीं करते। तुम्हें क्या CH-143 था। पर समीर ने दिया प्रिया को सजा। दादी माँ की बात सुनकर प्रिया की आंखें शौक और डर से बड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं दादी माँ और दादाजी को सब कुछ पता तो नहीं है, जो उसने ईशानी के खिलाफ किया था उसे परेशान करने के लिए और इस घर से बाहर निकालने के लिए। वहीं बाकी सब भी कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादी माँ क्या कहना चाहती है। क्या प्रिया हमेशा ईशानी को परेशान करती थी, पर उनके सामने तो प्रिया ने कभी भी ईशानी को परेशान नहीं किया, तो फिर दादी माँ ये क्यों कह रही है कि प्रिया ईशानी को परेशान करती थी और चाले चलती थी। समीर आपने दादी माँ की तरफ देखकर कंफ्यूजन से बोला, दादी माँ आप कहना क्या चाहती है, प्रिया ने ईशानी को परेशान किया और उसके पीठ पीछे चाले चलती है। हाँ दादी माँ आप ये क्या कह रही है, प्रिया ने कब ईशानी को परेशान किया, अयान ने भी कंफ्यूजन से पूछा। तो दादी माँ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोली, क्या मजाक है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ये कचरे से उठाई बहन इतनी मासूम है, तो फिर तुम लोग इसे ये क्यों नहीं पूछते कि जब ईशानी इस घर में आई थी तो इसने जानबूझकर ईशानी के लिए तैयार किया गया रूम को आपने लिए वार्डरोब रूम क्यों बना दिया था। इसे तो ये पता ही था ना कि वो रूम इस घर की बेटी के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हारी ये घटिया चालबाज बेटी इतनी तो नादान नहीं है कि उसे पता ही ना हो। और जरा उसे पूछो कि क्या वो जानबूझकर हमेशा उसे परेशान नहीं करती थी, क्या वो जानबूझकर उसके सामने ये नहीं दिखाती थी कि उसकी फैमिली ईशानी से नहीं बल्कि इसे प्यार करते हैं, और क्या ये और इसकी दोस्त मिलकर ईशानी को स्कूल में परेशान नहीं करते थे। भले ही ईशानी कुछ ना बताए पर हमें सब पता है कि तुम लोगों की ये मासूम बुढ़िया ईशानी को कितना परेशान करती थी। तभी दादाजी बोले, ये सब इन बेवकूफों को कहकर क्या फायदा, ऐसे भी वो बताती तो भी क्या हो जाता, क्या ये लोग ईशानी की बातों पर भरोसा भी करते, ये लोग उसकी बात भी सुनते क्या। वो तो अपनी खुद की बेटी से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें तो अपनी इस गोद ली हुई बेटी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा और प्यार था। अब कहकर क्या फायदा, अब इन सबको इनके कर्म का फल मिल रहा है। अब ईशानी खुद इन सबको अपनाना नहीं चाहती है। अब चाहे ये अपनी इस बेटी से कितना भी प्यार करे या विश्वास करे, क्या फर्क पड़ता है। वहीं दादी माँ और दादाजी की बात सुनकर सब चुप हो गए थे। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये तो सच ही था, तब उन्होंने ईशानी को अपनाने से मना कर दिया था। ईशानी के सामने उन्होंने हमेशा प्रिया को प्यार दिया था। तब ईशानी को कितना दर्द होता होगा, उन्हें ईशानी के आने के बाद से समझ आ रहा था। जब ईशानी उन्हें इग्नोर करती थी, अपनाने से मना कर देती थी, और उनके सामने ही किसी और को अपने फैमिली, अपने मोम, डैड और भाई मानती थी, उनसे प्यार से बात करती थी, तब उन्हें भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो ईशानी को उस वक्त होता होगा। दादी माँ उन सबको चुप देखकर बोली, क्या हुआ नहीं है ना तुम सबके पास इस बात का जवाब, तो फिर आपने इस प्यारी बेटी से पूछिए, या तुम लोग ये भी नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर सब अपने सोच से बाहर आए। वहीं प्रिया को तो डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि ईशानी की ना बताने के बावजूद भी दादा और दादी माँ को ये सभी बातें पता होगा। वहीं दादाजी और दादी माँ उन सबको चुप देखकर वहां से चले गए। उन्हें अपने इस बेवकूफ फैमिली से ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी। उनके जाते ही सब प्रिया को गुस्से से देखने लगे। तभी समीर को भी जन्मदिन वाली पार्टी वाली रात को प्रिया और उसकी दोस्तों के बीच हुई बात याद आई। जब उसके दोस्त कह रहे थे कि कैसे वो सब ईशानी को परेशान करते थे, तब पार्टी चल रही थी जिस वजह से समीर ने प्रिया से कुछ नहीं पूछा था। उसके बाद उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी। वहीं सबको अपनी तरफ ऐसे गुस्से में देखता देखकर प्रिया को डर लग रहा था कि कहीं सबको दादाजी और दादी माँ की बातों पर भरोसा तो नहीं हो गया है ना। तभी समीर प्रिया को देखकर गुस्से से बोला, क्या दादी माँ और दादाजी जो कह रहे थे, क्या वो सब सच है। क्या तुम हमेशा से जानबूझकर ईशानी को परेशान करने के लिए ये सब करती थी, और तुम ईशानी को स्कूल में भी परेशान करती थी, और तुम्हारे दोस्त भी उसे बुली करते थे। ईशानी ने ना बताया सही, पर तुमने कभी हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, और तुमने अपने दोस्तों को कभी उसे बुली करने से रोका क्यों नहीं। समीर की इतने गुस्से भरी आवाज सुनकर प्रिया को अंदर से डर लग रहा था। वो रोते हुए बोली, भाई मैंने उन सबको रोकने की कोशिश किया था। उसने इतना ही कहा था कि समीर ने गुस्से में उसकी गाल पर जोर से थापड़ जड़ दिया। प्रिया अपनी जगह ही जम गई थी। उसकी गाल पर बहुत दर्द हो रहा था। कल दर्शित ने उसे थापड़ मारा था, फिर आज उसके समीर भाई ने मारा। ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं प्रिया के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए थे, क्योंकि समीर ने आज से पहले कभी भी प्रिया पर हाथ नहीं उठाया था। सब अपनी जगह से उठ गए। अयान प्रिया के पास बैठ गया। आरती जी हैरानी से बोली, समीर तुमने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया। उनकी बात सुनकर समीर प्रिया को देखकर गुस्से से बोला, मोम क्या आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने क्या किया है। मैंने खुद सुना था कि इसके सारे दोस्त ईशानी को बुली करते थे, और ये इन्हें कुछ नहीं बोलती थी या फिर देखती रहती थी। ये भी इसकी एक नाटक होगा। जिस दिन ईशानी लेट रात को घर आई थी, उस दिन भी उसे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था।
ईशानी ने हम सबको इस बारे में बताया था पर हम में से किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि इसने बोला कि ईशानी किसी के साथ घूमने गई है और हम सब इसकी बात को मान गए। ये जानने की कोशिश तक नहीं किया कि ईशानी के साथ उस दिन क्या हुआ था। मुझे तो लग रहा है ईशान हमें से सच बोलती थी, यही है जो हमेशा झूठ बोलती रहती थी। उस दिन भी तुमने झूठ बोला था ना, बताओ अब। समीर ने गुस्से में बोला तो प्रिया अंदर से डर से कांप गई, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। वहीं बाकी सब भी समीर की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे और हैरान हो गए थे। अगर प्रिया हमेशा झूठ बोलती थी तो उन्होंने उस पर विश्वास करके ईशानी के साथ कितना गलत किया है, ये उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा था। सब प्रिया को अपनी सवाल भरी आंखों से देख रहे थे। तभी समीर प्रिया को देखकर बोला, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं इस बारे में डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ और तुम्हारी सारे दोस्तों से भी इस बारे में पूछा जाएगा। स्कूल अथॉरिटी से भी मैं इस बारे में पूछूंगा और अगर अभी तुमने झूठ बोला, अगर तुम्हारी बातें तब गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं प्रिया जो सच में इस वक्त झूठ ही बोलने वाली थी, पर समीर की बातें सुनकर उसकी माथे से पसीना बहने लगा। अगर वो नहीं बताएगी तो अगर उसके समीर भाई शुरू से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब तो उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि वो जानती थी फैमिली में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके दर्शित और समीर भाई का है। वो चाहे तो सब कुछ पता कर सकते हैं। तब तो उसके लिए और भी बुरा होगा। तब वो क्या करेगी? वो अपनी सालों की मेहनत पर इस तरह पानी फेरने नहीं दे सकती थी। वो रोते हुए सबकी तरफ देखकर फिर समीर की तरफ देखकर बोली, सॉरी भाई, मैं मानती हूँ उस टाइम मैंने झूठ बोला था। ये सब मेरी गलती है, आपको जो सजा देना है मुझे दीजिए। उस टाइम मैंने झूठ बोली थी और उसका पछतावा मुझे आज भी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड रुचिका ने ईशानी के साथ ये सब किया था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था और कसम दिया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सॉरी भाई, मैं ईशानी से भी माफी मांग लूंगी, मेरी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हुई होगी और आप सबसे मैंने झूठ बोला, इस बात का पछतावा भी मुझे आज तक है। इतना कहकर वो रोने लगी और समीर के हाथ पकड़ने की कोशिश की तो समीर ने गुस्से में उसकी हाथ को झटक दिया। वहीं बाकी भी हैरान थे, मतलब उस वक्त भी प्रिया ने झूठ बोला था। अब तो रेहान, अयान, आरती जी और सुकेत जी को भी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। प्रिया ने भी जानबूझकर सारा दोष रुचिका पर डाल दिया था, क्योंकि उसे पता था जब रुचिका और उसने झूठ बोलकर ईशानी को जेल में डाल दिया था, उसके बाद रुचिका की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और वो लोग ये सिटी छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। इसलिए उसका समित भाई छह कर भी इस बारे में पता नहीं लगा पाएगा। समीर गुस्से में उसे देखते हुए बोला, सुन लिया सबने, उस वक्त भी इसने सबसे झूठ बोला था कि ईशानी कहीं रात को घूमने चली गई है। पता नहीं इसने कुछ और भी झूठ बोला होगा जिस वजह हम सब ईशानी को गलत और बिगड़ैल समझते रहे और उसे अपनाने से मना करके उसे और दूर होते गए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ही वजह से मेरी बहन हम सबसे इतनी नफरत करती है। इस वक्त कोई भी प्रिया की तरफ से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि प्रिया की झूठ के बारे में सोचकर उन्हें भी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। सब चुपचाप समीर जो भी बोल रहा था उसे बोलने दे रहे थे। समीर आगे बोला, तुमने गलतियां जब की है तुम्हें उसकी सजा भी मिलनी तो जरूरी है ना। तुम्हें 3 महीने तक कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हारी एक्सपेंस के लिए तुम्हें एक भी पैसा दिया जाएगा। तुम 3 महीने तक एक आम लड़कियों की तरह जिंदगी जाओगी। तुम्हें खुद के खर्च के लिए खुद इनकम करना पड़ेगा। फिर उसने एक मेड को बुलाया और प्रिया को देख के बोला, कल तक तुम अपने रूम में बंद रहेगी, तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस मेड की तरफ देखने बोला, और तुम्हें इसके रूम पर नजर रखनी है, ये ध्यान रखना कि कोई भी इसे खाने को ना दे और ये कल तक रूम से ना निकले। आपने समीर भाई की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। क्या उस छोटे से काम के लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? वो रोते हुए बोली, भाई क्या आप मुझे अपनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? मोम, डैड, भाई आप सब तो कुछ बोलिए, देखिए ना भाई क्या कह रहे हैं। पर प्रिया की रोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आरती जी, सुकेत जी, रेहान, अयान उससे अपनी नजरें फेर लिया। समीर जो सजा प्रिया को दे रहा था उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें भी प्रिया पर गुस्सा था। समीर ने मेड से कहा, इसे इसके रूम में ले जाओ। उसकी बात सुनकर उस मेड ने प्रिया को जबरदस्ती खींचते हुए उसकी रूम में ले गई। प्रिया की चिल्लाने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समीर और बाकी सब वहां से अपने अपने रूम की तरफ चले गए। वहीं नंदिनी ये सब सीढ़ियों पर खड़ी होकर देख रही थी और वीडियो शूट कर रही थी। उसे प्रिया को इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय उसने उस वीडियो को सारे फ्रेंड और अपने ग्रुप में शेयर कर दिया और चहकते हुए अपनी रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ दर्शित की कार आकर पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। उसने से दर्शित, ईशानी और तापसी निकले और तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। ईशानी के कुछ गार्ड्स भी अपने कार में थे और दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। दर्शित और ईशानी ने अपने छह पर मास्क पहन लिया था। जैसे ही तीनों अंदर गए, तापसी इधर उधर देखने लगी। तभी इंस्पेक्टर उन तीनों को देखकर बोला, क्या आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है? उसने इतना ही बोला था तभी उसकी नजर तापसी पर गई तो वो पहचान गया कि ये संग्राम मित्तल की बेटी है, जिसे उसने मित्तल विला में देखा था संग्राम मित्तल को अरेस्ट करते वक्त। वहीं समीर और दर्शित उसके सामने चेयर पर बैठ गए। ईशानी ने तापसी को बैठने के लिए बोली तो तापसी इम्सेंट होते हुए बोली, मुझे अपने पापा से मिलना है दीदी। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, कौन संग्राम मित्तल आपके पापा? पर आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, जाइए पहले बेल के पेपर्स लेकर आइए फिर मिल लेना। CH 144। इंस्पेक्टर की हालत खराब, सबकी हैरानी। तापसी की आंखों में आंसू देखकर दर्शित को उस इंस्पेक्टर पर पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ईशानी अच्छी तरह से जानती थी कि ये इंस्पेक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस इंस्पेक्टर को पैसे जो मिले हैं ताकि वो कुछ भी करके संग्राम मित्तल को बाहर ना आने दे और उससे कुछ भी करके झूठा कॉन्फेशन करा ले कि उसने ही मिस्टर दर्शित मेहरा को मारने की कोशिश किया है ताकि असली कल्प्रीट बच जाए। इस बारे में ईशानी को अच्छे से पता था, इसलिए उसे इस इंस्पेक्टर पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा। उसकी आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक हो गई थी। आसपास का टेम्परेचर गिरने लगा था। उस इंस्पेक्टर को एक पल के डर लगने लगा। जैसे ही उसकी नजर ईशानी की खतरनाक नजरों से मिली, उसे ऐसा लगा जैसे ये लड़की उसकी आत्मा तक को देख सकती है। ईशानी के साथ भी तो पास्ट में ऐसा ही हुआ था। रुचिका की झूठे कॉन्फेशन और उसकी फैमिली की पावर की वजह से उसे सफर करना पड़ा था। वो तो मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। जैसे इस वक्त रुचिका और संग्राम मित्तल सफर कर रहे थे, पर एक बात और थी जो वो इंस्पेक्टर नहीं जानता था कि वो किसके सामने बैठा है। वहीं दर्शित ने भी ये नोटिस कर लिया था कि उसकी बहन इस वक्त गुस्से में है और वो जानता था कि जब ईशानी गुस्से में आ जाएगी तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। दर्शित ने खुद के गुस्से को काबू में किया। तभी तापसी मायूसी से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, पर मैं तो अपने पापा से मिलना चाहती हूँ और उसके लिए बेल पेपर की जरूरत क्या है? तापसी की आवाज से वो इंस्पेक्टर अपने होश में आया, वरना उसे इस लग रहा था जैसे ईशानी की आंखें उसे हिप्नोटाइज करके उसकी अंदर तक झांक रही है। उसकी माथे से इस ठंडी मौसम में भी पसीना बह रहा था। उसने अपने माथे से पसीना पूछते हुए उसने ईशानी से अपनी नजरें हटा लिया। उसे इस वक्त ईशानी की आंखें हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे कोई शेरनी अपनी शिकार को देख रही हो। इंस्पेक्टर को अब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो तापसी को देखकर थोड़े गुस्से में बोला, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं, यहाँ हमारे कानून के रूल चलते। पहले बेल के पेपर्स लेकर आइए फिर आप संग्राम मित्तल से मिल सकते हैं।
उस इंस्पेक्टर को इस वक्त बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि जिसने उसे पैसे दिए थे उसने पहले ही बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और संग्राम मित्तल कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसके लिए कोई खड़ा हो जाए। ऊपर से ये केस सुपरस्टार दर्शित को मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर था, तो संग्राम मित्तल को इस केस से कोई नहीं बचा सकता था। वहीं उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर दर्शित अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अच्छा तो ये आपने पापा से नहीं मिल सकती जब तक बैल ना हो, पर उनके खिलाफ तो दर्शित मेहरा ने कोई केस ही फाइल नहीं किया है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुमने किस आधार पर संग्राम मित्तल को अरेस्ट किया है? दर्शित की बात सुनकर वो इंस्पेक्टर एक पल के लिए चौंक गया, फिर गुस्से से बोला, अब क्या तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है? हमारे पास मिस्टर संग्राम मित्तल के खिलाफ प्रूफ है, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने सामने पड़ी पेपर वेट को, जो वो अपनी उंगली से घुमा रही थी, अपनी गुस्से को शांत करने के लिए उसने उसे बड़े स्पीड से उस इंस्पेक्टर की तरफ फेंका। उसे ऐसा करते देख इंस्पेक्टर हैरान हो गया, वो अपनी जगह से साइड होकर खड़ा हो गया, फिर भी वो पेपर वेट उसकी हाथों पर लगी, जिस वजह से उस इंस्पेक्टर की चीख निकल गई। उसे इस वक्त अपने हाथ पर असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। वहीं दर्शित और तापसी दोनों भी हैरान हो गए ईशानी को ऐसा करते देख। दर्शित को पता था ईशानी को गुस्सा आ रहा है, पर उसे नहीं लगा था कि ईशानी ऐसे पुलिस स्टेशन में ही इंस्पेक्टर के ऊपर पेपर वेट फेंक देगी। उसने अपने सिर हिला दिया, ये तो अच्छा हुआ कि वो पेपर वेट इंस्पेक्टर की सिर पे नहीं लगा, वरना अब तक तो वो इंस्पेक्टर का सिर फूट चुका होता और वो बेहोश हो चुका होता। वहीं इंस्पेक्टर की चीख सुनकर सारे पुलिस वाले वहां आ चुके थे। उन्होंने देखा था कि इस लड़की ने ही इंस्पेक्टर पर पेपर वेट फेंका था। एक लेडी पुलिस चिल्लाते हुए बोली, तुम हो कौन लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पुलिस स्टेशन में ही इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करने की? अब तक वो इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया था, वो चिल्लाते हुए बोला, देख क्या रहे हो, इसे भी अंदर डाल दो ताकि उसे पता चले कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने से क्या सजा मिलती है। वो सब जैसे ही ईशानी की तरफ बढ़े, ये देखकर दर्शित की आंखें छोटी हो गई। वहीं उन सबको एक साथ ईशानी की तरफ बढ़ता देख तापसी को डर लग रहा था, उसने कसकर ईशानी के हाथ को पकड़ लिया। वहीं दर्शित आकर ईशानी के सामने खड़ा हो गया और सबको देखते हुए गुस्से में बोला, मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन मेरी बहन को हाथ लगाता है। इतना कहकर उसने अपना मास्क उतार दिया और जैसे ही आपने गार्ड्स को फोन करने वाला था, उससे पहले ही कुछ काले कपड़े पहने गार्ड्स पुलिस स्टेशन के अंदर आ गए और उन सबको घेर लिया। ये सभी गार्ड्स ईशानी के शैडो गार्ड्स थे, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर आते थे। वहीं कुछ और बॉडीगार्ड पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। वहीं इतने सारे गार्ड्स को देखकर सारे पुलिस वाले हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन है जो पुलिस स्टेशन में ही गन्स लेकर घुस आए। क्या इन सबको पुलिस का कोई डर नहीं है? पर उन्हें अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं उन लोगों ने किसी गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया है ना, जिसे वो ऑफर ही ना कर पाए। तभी सबकी नजर दर्शित पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मास्क नहीं था। दर्शित को देखकर वो सब हैरान हो गए, क्योंकि दर्शित को सब जानते थे, खास करके कल वाले इंसिडेंट के बाद तो हर कोई उसकी वीडियोस देख रहा था। वहीं वो इंस्पेक्टर जो अभी दर्शित को 2 कौड़ी का कह रहा था, वो तो अब अंदर से डर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके सामने बैठा लड़का ही दर्शित मेहरा है, जिसकी केस में उसने संग्राम मेहरा को अरेस्ट किया है। उसे लग रहा था कि जरूर ये सारे गार्ड्स दर्शित के ही होंगे। अब तो उसे डर लग रहा था, क्योंकि दर्शित ने कोई कंप्लेंट नहीं दिया था संग्राम मित्तल के खिलाफ। उसने तो सोचा था कि संग्राम मित्तल के अरेस्ट से दर्शित मेहरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी नजरों में तो संग्राम मित्तल ही गुनहगार है। पर दर्शित को इस वक्त संग्राम मित्तल की बेटी के साथ देख इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वहीं इतने सारे गार्ड्स को देखकर और उनके हाथ में गन्स देखकर तापसी डर गई, क्योंकि उसने कभी एक साथ इतने सारे गार्ड्स और गन्स नहीं देखे थे। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर दर्शित के गले लग गई थी। वहीं दर्शित को इस वक्त तापसी को अपनी बाहों में लेकर बहुत अच्छा लग रहा था। तापसी को डरता हुआ देखकर दर्शित उसकी सिर को सहलाते हुए बोला, तुम डरो मत, ये तुम्हारी ईशानी दीदी की गार्ड्स है। पर दर्शित की बातों का भी तापसी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्यों इस वक्त वो सच में डर गई थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से पाली बड़ी थी। भले ही कुछ साल पहले से संग्राम जी की हार्डवर्क की वजह से वो एक अच्छी अमीर लाइफ जी रहे थे, पर उसने कभी इतने गार्ड्स और गन्स नहीं देखे थे। वहीं तापसी को अब भी डरते हुए देखकर दर्शित ने आगे कुछ नहीं कहा और तापसी को अपने बाहों में रहने दिया। तभी एक गार्ड आगे आकर ईशानी के सामने अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस डीसीपी आ गया है। वहीं उस गार्ड को ईशानी के सामने सिर झुकाए देख सारे पुलिस वाले हैरान हो गए। अब तक तो उन्हें लग रहा था कि ये सारे गार्ड्स दर्शित के होंगे। वहीं उस गार्ड की बात सुनकर उस इंस्पेक्टर की माथे से पसीना बहने लगा। डीसीपी आ गया है क्या मतलब है? अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो मोल नहीं ले ली अनजाने में। वो जल्दी से आगे आया और दर्शित के सामने खड़े होकर बोला, सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि आप मिस्टर दर्शित मेहरा है। हमने सबूत के आधार पर संग्राम मित्तल को अरेस्ट कर लिया था। सॉरी, हमें पहले आपसे स्टेटमेंट लेकर संग्राम जी को अरेस्ट करना चाहिए था। दर्शित कुछ कहता उससे पहले उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर ईशानी की होंठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो अपनी भयानक आवाज में बोली, अच्छा तो तुम्हें अपनी गलती पता है। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी सब भी डर गए। वो इंस्पेक्टर तो सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी डेंजरस आवाज में कैसे बात कर सकती है। तभी वहां पर डीसीपी दौड़ते हुए आया। डीसीपी को देखकर इंस्पेक्टर की जान तो हलक में आ गई। उसने नहीं सोचा था कि गार्ड्स के कहने के मुताबिक सच में डीसीपी इतनी जल्दी यहां आ जाएंगे। अब तो वो बहुत ज्यादा पछता रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर है कौन, जिसके एक इशारे पर डीसीपी यहां तक आ गया, वो भी इतने हड़बड़ी। तभी डीसीपी आगे आकर ईशानी के सामने झुक गया। मैम, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आपको यहां आना पड़ा? डीसीपी की बातें सुनकर और उसकी जेस्चर देखकर तो इंस्पेक्टर के साथ साथ सारे पुलिस वालों की आंखें बाहर आने को थी। ये हो क्या रहा है? डीसीपी जिसके अंदर कितने पुलिस स्टेशन आता है, जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला हुआ है, वो एक लड़की के सामने झुक रहा है। आखिर ये लड़की है कौन और कितनी पावरफुल है, वो डीसीपी को भी आपने सामने सम्मान से सिर झुकाने पर मजबूर कर रही है। इंस्पेक्टर तो सबसे ज्यादा डर में था। अब तो उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि अनजाने में उसने किससे पंगा ले लिया। ईशानी ने घूर कर इंस्पेक्टर को देखा तो इंस्पेक्टर डर गया। उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। उसने अपना सिर झुका लिया। ईशानी ने इंस्पेक्टर की तरफ बस उंगली पॉइंट किया। ये देखकर डीसीपी समझ गया और उस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला, तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। डीसीपी की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो गया। वो जल्दी से ईशानी के सामने झुक गया। सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पर उसकी गिड़गिड़ाने से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गार्ड को कुछ इशारा किया तो एक गार्ड ने एक पेनड्राइव डीसीपी को दे दिया और बोला, ये सबूत है इस इंस्पेक्टर के सारे काले कारनामे की। डीसीपी ने उस पेनड्राइव को ले लिया और गुस्से से इंस्पेक्टर को देखने लगा। वहीं इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। अब तो उसे अफसोस हो रहा था कि पे की लालच में उसने संग्राम मित्तल को अरेस्ट किया ही क्यों। वहीं बाकी सारे पुलिस वाले भी इस वक्त डर और घबराहट से ईशानी को देख रहे थे। उन्हें इस वक्त ईशानी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। वहीं दर्शित भी अपनी प्यारी सी बहन की इन्फ्लुएंस को देखकर हैरान था। ऐसे उसे पता था कि उसकी बहन बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, तो उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पर उसे ये पता नहीं था कि उसकी इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा होगी कि डीसीपी भी उसके सामने ऐसे सिर झुकता होगा।
वहीं अब तक तापसी का डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि कुछ गार्ड्स बाहर चले गए थे। वो खुशी से ईशानी को देख रही ईशानी इस वक्त उसे किसी एंजल की तरह लग रही थी, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। बाकी सारे पुलिस वाले डर से काम रहे थे कि कहीं उनका हाल भी इंस्पेक्टर की तरह ना हो। एक कांस्टेबल जल्दी से आगे आया और बोला, मैम संग्राम मित्तल इस वक्त इंटरनेशन रूम में है। ये सब वो बहुत ज्यादा डरते हुए बोल रहा था। उसकी बात सुनकर डीसीपी ने उन्हें बाहर निकालने को बोला। सब हड़बड़ाते हुए चले गए। उन्हें ईशानी के आसपास बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही थी और डर भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जी कॉलेज के सामने कुछ कार्स आकर रुकी। इस वक्त कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे। उनमें कुछ न्यू स्टूडेंट थे और कुछ सीनियर जो आसपास घूम रहे थे। वहीं इतनी सारी महंगी कार्स को एक साथ कॉलेज के अंदर आए हुए देखकर सभी स्टूडेंट हैरान थे। कुछ स्टूडेंट तो उस कार्स की फोटो लेने लगे। उन्होंने इतनी ज्यादा महंगी कार को कॉलेज में कभी नहीं देखा था। भले ही इस कॉलेज में बहुत सारे रईस लोग थे, अमीर फैमिली की बच्चे रोज महंगी कार लेकर आते थे, पर ऐसा कॉस्ट्यूम मेड कार जिसकी कीमत कई करोड़ों में होगी, ऐसा कार तो उन्होंने यहाँ पहले में ही 145 दर्शित की हैरानी। मैच मेकिंग। सारे कार्स एक कतार में आकर रुक गई। आगे की कार से वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स निकले और सारे गार्ड्स ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। एक गार्ड ने आगे जाकर कार के बैक सीट का दरवाजा खोला तो मोक्ष कार से बाहर आया। उसके दूसरी तरफ से नव्या और दक्ष भी बाहर आए। वहीं सभी ने बस एक झलक मोक्ष को देखा, पर इतने में ही लड़कियां मोक्ष के लुक से पागल होने लगी थी। पर कोई भी पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि चारों तरफ गार्ड्स थे जो मोक्ष और नव्या दक्ष को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से वो ठीक से मोक्ष, नव्या और दक्ष को देख भी नहीं पा रहे थे। एक लड़की बोली, यार वो कितना हैंडसम था, काश ये सारे गार्ड्स हट जाए और मुझे बस एक और बार उसे देखने का मौका मिल जाए। उसके पास खड़ी लड़की बोली, हाँ उसकी बॉडी कितनी परफेक्ट था, वो तो एक्टर और मॉडल को भी मात दे सकता है। तभी एक और लड़की बोली, कहीं वो सच में कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, मेरी तो दिल ही आ गया है उस पर, अगर एक बार और आ जाए तो मैं उसे अपनी बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तभी उनके पास खड़े लड़कों में से एक लड़का बोला, तुम बस सपने देखो कि वो तुम्हें एटलीस्ट अपने घर में नौकरानी बना ले। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या कमी है मुझमें जो मैं उस लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का उसे देखकर मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोला, अपनी शकल आईने में देखा है कभी, उनके बॉडीगार्ड्स की सैलरी भी तुम्हारे फैमिली की इनकम से ज्यादा होगी। क्या तुम्हें उन बॉडीगार्ड्स की ड्रेस कोड पर बने लोगो दिखाई नहीं दिया? ये लोगो यूनिक था जो एम्स लिखा हुआ था, मतलब ये राजवंश फैमिली के गार्ड्स थे, तो जो उनके बीच में था वो मोक्ष राजवंश ही होगा। क्या तुम सबको ये बात समझ नहीं आ रही है? और मोक्ष राजवंश से शादी के लिए तो किसी भी देश की क्वीन भी मर मिटे तो वो तुम देश से चुड़ैलों को क्यों देखेगा? उस लड़के की बात सुनकर सब हैरान हो गए। तब जाकर उनकी नजर कार के पास खा दो गार्ड्स पर गया, जिसके यूनिफॉर्म पर एम्स लिखा हुआ था, मतलब ये सच में राजवंश फैमिली के ही गार्ड्स थे। कुछ लड़कों को उन लड़कियों पर हंसी आ रही थी जो मोक्ष राजवंश जैसा पावरफुल आदमी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। सबकी नजर उन कस्टम मेड कार पर थी। अब सब समझ गए कि जो यहाँ आया है वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन, और दुनिया जिसे क्रूएल डेविल कहती है वो मोक्ष राजवंश है। सब एक्साइटेड हो गए थे। वो सब बस एक और बार मोक्ष को देखना चाहते थे। वहीं उस लड़की को अब सच में बुरा लग रहा था। बाकी लड़कियों का भी सेम हाल था। उन्हें पता था कि मोक्ष राजवंश उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, और ये सच भी था क्योंकि मोक्ष लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। तभी एक लड़की बोली, काश एक बार मोक्ष राजवंश की नजर मुझ पर पड़ जाए। इतना कहकर एक वहां से उस ऑफिस की तरफ चली गई जहां अभी उसने मोक्ष और उसके गार्ड्स को जाते देखा था। बाकी सभी लड़कियों का भी यही हाल था। उनके मन में भी यही था कि काश अगर एक बार मोक्ष राजवंश उन्हें देख ले और कहीं मोक्ष राजवंश को वो पसंद आ जाए, तब तो उनकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अब तक संग्राम जी इंटरोगेशन रूम से बाहर आ गए थे। वो थोड़ा हैरान और कंफ्यूज थे कि क्या सच में उन्हें इतनी जल्दी बेल मिल गई है। क्यों जब से वो आए थे तब इंटरोगेशन रूम में पुलिस उनकी पूछताछ कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ही ये चाहते हैं कि वो मान जाए कि उन्होंने ही मिस्टर दर्शित मेहरा पर अटैक करवाया था, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वहीं तापसी की नजर जैसे ही अपने पापा पर गई, वो भागकर उनके पास जाकर उनके गले लग गई। वहीं अब तक जो दर्शी ने तापसी की हाथ पकड़ रखा था, अब उसे फिर से अपने हाथ खाली खाली लगने लगा। तापसी आपने पापा के गले लगे तो रही थी, वहीं संग्राम जी तापसी को यहाँ देखकर हैरान हो गए थे, और तापसी को ऐसे रोते हुए देखकर वो डर गए। उन्होंने तापसी को गले लगा लिया और उसकी सिर को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा? पापा को बताओ, पापा उन सबको पनिश करेंगे जिन्होंने भी आपको परेशान किया होगा। और आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए थे। संग्राम जी तापसी के सिर को सहलाते हुए बोल रहे थे। तापसी को रोते देख वो डर गए थे, क्योंकि वो तापसी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते थे। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो यहाँ आपको लेने आई थी। मेरे साथ तो मिस्टर दर्शित और ईशानी दीदी भी आए, मैं अकेली थोड़ी ना आई हूँ। तापसी की बात सुनकर संग्राम जी हैरान और कंफ्यूज हो गए। उन्होंने आसपास देखा तो उनकी नजर दर्शित पर गई, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। तापसी की रोने की वजह से संग्राम जी परेशान हो गए थे, जिस वजह से उनकी नजर दर्श और बक्स सब पर अभी तक नहीं गई थी। पर अभी दर्शित मेहरा को यहाँ देखकर वो और भी शॉक हो गए। वहीं तापसी की नजर जब अपने पापा पर पड़ी तो उसकी आंखों से और भी तेजी से बहने लगे, क्योंकि संग्राम जी के चेहरे पर चोटों के निशान थे। तापसी उनकी चोट को छूते हुए बोली, पापा क्या इन लोगों ने आपको मारा है? आपकी छह पर तो चोट है, ये लोग बहुत बुरे हैं, चलिए हम दीदी और दर्शित सर के साथ यहाँ से चलते हैं। वहीं तापसी को आपने चोट को देखकर रोते हुए देखकर संग्राम जी प्यार से उसकी सिर को सहलाते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बच्चा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तो छोटा सा चोट है, बस एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। संग्राम जी तापसी के साथ बाकी सबके पास आए। संग्राम जी को लगा नहीं था कि उनकी बेटी उन्हें बचाने के लिए दर्शित मेहरा के पास चली जाएगी, और दर्शित मेहरा ने भी उनकी बेटी की बातों पर भरोसा किया, ये सबसे बड़ी बात थी। ईशानी ने घूर कर सबको देख तो सभी पुलिस वाले डर गए और बोलने लगे, इन्हें हमने नहीं मारा, इन्हें इंस्पेक्टर सर ने मारा है। वहीं उन सबको अपना नाम लेता देख इंस्पेक्टर हैरान हो गया। ये लोग कल तक जो उसके साथी थे, आज जब बुरा वक्त आया सबने आपने पल्ले झाड़ लिया। इंस्पेक्टर तो पहले से ही बुरी हालत में था, उसकी जॉब भी चली गई थी, अब तो शायद उसे जेल भी जाना पड़े। ये सोचकर वो तो बस अपने जगह पर जमा हुआ सा खड़ा था। सब पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। संग्राम जी दर्शित के आगे हाथ जोड़ के बोले, थैंक्स बेटा, हम पर विश्वास करके हमारी मदद करने के लिए। हमें लगा नहीं था कि कोई भी हमारी मदद करेंगे। संग्राम जी इस वक्त दिल से दर्शित के आभारी थे। उन्हें लगा नहीं था कि उस वीडियो के आने के बाद भी मिस्टर दर्शित तापसी के कहने पर भरोसा करके उन्हें बचाने के लिए आएंगे। उन्हें हाथ जोड़ता देख दर्शित उनकी हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे अंकल, आप हमसे बड़े हैं तो आपने मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और बात रही मदद करने की तो हमें भी विश्वास है कि आपको फंसाया गया है।
तभी तापसी चहकते हुए बोली, पापा आपको दीदी को थैंक्स बोलना चाहिए, दर्शित सर ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये तो दीदी ने ही डीसीपी सर को बुलाया तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, और दीदी ने ही उस इंस्पेक्टर को पनिश किया, और ये जो सारे गार्ड्स हैं जो बंदूक लेकर खड़े हैं ये सारे दीदी की गार्ड्स हैं। उसकी बात सुनकर दर्शित हैरान हो गया, वो यहाँ तक आया संग्राम जी को जेल से निकालने के लिए, क्या इस लड़की की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं इतने वक्त में ईशानी भी अपने भाई को नोटिस कर रही थी कि कैसे उसके दर्शित भाई जो लड़कियां से दूर रहते हैं वो कैसे तापसी की केयर कर रहे हैं। संग्राम जी ने ईशानी की तरफ देखकर उसे भी थैंक यू बोले, वो जानते तो नहीं थे कि ये लड़की कौन है पर उनकी बेटी कह रही है तो ये लड़की ने उनकी बहुत मदद की होगी। ईशानी संग्राम जी की तरफ देखकर बोली, कोई बात नहीं अंकल, मैं तो भाई के साथ आई थी ताकि मैं तापसी की मदद कर सकूं। ये बात सुनकर संग्राम जी हैरान हो गए, मतलब ये लड़की मिस्टर दर्शित मेहरा की बहन है। उनकी होंठों पर स्माइल आ गई, वो उन दोनों को देखते हुए बोले, आप दोनों को ही धन्यवाद बेटा। तभी ईशानी की फोन रिंग करने लगा तो ईशानी फोन उठाकर थोड़ी दूर चली गई, तभी उधर से आवाज आई, मिल गया वक्त आपने इस बूढ़े दादू के फोन उठाने का। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले उधर से फिर से आवाज आई, मुझे इस वक्त कोई बहाना नहीं सुनना, मैं कॉलेज में हूँ, मुझे अभी कॉलेज में मिलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ईशानी फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। ईशानी लाचारी से फोन को देखती रह गई, उसे पता था आज उसे उनसे मिलना ही होगा वरना 2 हफ्ते तक वो उसे परेशान कर देंगे। वो सबके पास आए और दर्शित को देखकर बोली, भाई आप संग्राम जी और तापसी को उनके घर छोड़ दीजिए, मुझे कुछ काम है तो मुझे अभी जाना होगा। उसकी जाने वाली बात सुनकर तापसी बोली, दीदी क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगी। उसकी बात सुनकर ईशानी ने प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोली, मुझे अभी काम है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। तापसी और वक्त ईशानी के साथ बिताना तो चाहती थी पर वो उसे रोक नहीं सकती थी। ईशानी की वहां से जाने के बाद दर्शित ने संग्राम जी और तापसी को लेकर उनके विला छोड़ने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में मोक्ष, नव्या और दक्ष ऑफिस में बैठे हुए थे। वहीं प्रिंसिपल दोनों की एडमिशन फॉर्मेलिटीज को स्टाफ से कहकर पूरा करवा रहे थे। वहीं सोफे के दूसरे साइड पर एक ओल्ड एज के आदमी बैठे हुए थे जिनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो फोन को देखकर बोले, अब मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं आती है। फिर वो मोक्ष की तरफ देखकर बोले, मोक्ष बेटा आज मैं तुम्हें किसी के मिलवाना चाहता हूँ और तुम उससे मिलकर ही जाना। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि वो हमेशा एल्डर की इज्जत करता था और इंद्र जी को भी वो बाहर सम्मान करता था क्योंकि वो हमेशा गैदरिंग में मिलते थे, इसलिए उनकी बॉन्ड भी अच्छी थी। दक्ष और नव्या भी वहीं बैठे थे, उन्हें तो ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। तभी इंद्र जी मोक्ष को देख बोले, आज मैं तुम्हें जिससे मिलवाना चाहता हूँ वो मेरी पोती जैसा है, अब ये कॉलेज भी उसके ही नाम पर, वो सबसे आउटस्टैंडिंग, तुम अगर एक बार उसे मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी और टैलेंटेड है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो टैलेंट की एक खदान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं उनकी बात सुनकर मोक्ष की भौहें सिकी गई, उसके नजरों में उसकी बीवी की सिवा इस दुनिया में कोई भी उसकी नजरों में आउटस्टैंडिंग और टैलेंट की खदान नहीं है। वहीं CH 146 सबकी हैरानी, इंद्र जी की कोशिश। नव्या की बात सुनकर दक्ष बोला, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, जरूर ये आपने उस पोती से मेरे भाई की सेटिंग करना चाहते हैं, पर शायद इन्हें पता नहीं कि भाई के लिए भाभी के अलावा कोई भी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दक्ष की बात सुनकर नव्या को भी हंसी आ रही थी, दोनों ही अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। नव्या बोली, भाई अगर मैं यहाँ भाभी को बुलाऊंगी तब तो और भी मजा आ जाएगा। वहीं मोक्ष को चुप देखकर इंद्रजी बोले, तुम्हें देर तो नहीं हो रही है ना, वो बस आती ही होगी। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। इतना कहकर इंद्रजी आपने वॉच में टाइम देखकर बड़बड़ाए, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई, जब भी मैं बुलाऊं हमें आने में नखरे करती रहती है। मैं यहाँ उसके लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढा है और ये है कि आ ही नहीं रही है। अगर दोनों ने एक दूसरे को आज देखकर पसंद कर लिया तो बहुत अच्छा होता, दोनों की ही जोड़ी परफेक्ट रहती। इंद्रजी आपने मन में बस यही सोच रहे थे। वहीं ईशानी की कार आकर कॉलेज में रुकी, जैसे ही वो कार से बाहर आई उसे काफी अजीब लगा, क्यों हर स्टूडेंट किसी के बारे में बात कर रहा था जो ईशानी ठीक से नहीं सुन पा रही थी। ईशानी बिना किसी पर ध्यान दिए ऑफिस की तरफ चली गई, उसकी नजर दूसरी तरफ खड़ी मोक्ष के कार पर नहीं गई थी, वरना वो जान जाती कि यहाँ पर मोक्ष आया हुआ है। वहीं इंद्रजी बेसब्री से ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं ईशानी के आने से पहले मोक्ष यहाँ से ना चला जाए। तभी ऑफिस रूम का गेट ओपन हुआ और ईशानी अंदर आए। ईशानी को देखकर इंद्रजी खुश हो गए, वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गए और ईशानी के पास जाकर उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए उसकी हाथ पकड़कर बोले, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें यहाँ आने में, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो ईशानी को लेकर सोफे पर बिठा दिया। वहीं मोक्ष, नव्या और दक्ष का फेस अब तक दूसरी तरफ था, जिस वजह से उन तीनों ने अब तक ईशानी को नहीं देखा था। जब ईशानी की नजर मोक्ष, नव्या और दक्ष पर गई तो वो थोड़ी हैरान हो गई। हालांकि बाहर राजवंश फैमिली के गार्ड्स को देखकर ईशानी ये तो समझ गई थी कि कोई फैमिली मेंबर आया है, हो सकता है मोक्ष ही हो, बट उसे नहीं पता था कि नव्या और दक्ष भी यहाँ होंगे। वहीं मोक्ष की नजर जब ईशानी पर गई, मोक्ष भी हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बीवी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है और वो भी इंद्र शास्त्री उससे इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं। फिर उसे समझ आ गया तो वो अपनी बीवी को देखने लगा। नव्या और दक्ष भी अपने भाभी को यहाँ देखकर हैरान थे। नव्या जैसे ही एक्साइटेड होकर भाभी बोलने वाली थी, उससे पहले दक्ष ने उसे रोक दिया और धीरे से उसकी काम के पास जाकर बोला, अभी चुप रह, अभी मजा आएगा जब इन्हें पता चलेगा कि ये हमारी भाभी है। दक्ष की बात सुनकर नव्या भी चुप होकर बैठ गई। तभी इंद्रजी खुश होकर मोक्ष की तरफ देखकर बोले, मोक्ष बेटा ये है मेरी प्यारी पोती ईशानी, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, मैं इससे मिलवाना चाहता था तुम्हें। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोले, ईशू बच्चा, ये मोक्ष राजवंश है, शायद तुम पहले भी उसे देख चुके होंगे मीटिंग या फिर बिजनेस मैगजीन में। ईशानी को अब तक समझ आ गया था कि इंद्रजी ने उसे किस लिए बुला है, जरूर वो मोक्ष के साथ उसकी मैच मेकिंग करने का काम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने एक बार ऐसा ही किया था, उससे झूठ बोलकर किसी लड़के से मिलने बुलाया था, पर ईशानी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसी वजह से तब से इंद्रजी जब भी किसी भी बहाने से ईशानी को बुलाते थे, ईशानी मना कर देती थी बहाना बनाकर। वहीं मोक्ष भी को भी समझ आ रहा था कि इंद्रजी उसे ईशानी से क्यों मिलवाना चाहते थे। मोक्ष को तो अब हंसी आ रही थी, वो तो कुछ एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से जाने वाला था क्योंकि उसे किसी भी लड़की से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ईशानी को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई थी। तभी इंद्रजी बोले, मैंने ये कॉलेज भी मेरी पोती के नाम कर दिया था और मेरे लिए ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। जब से मेरी प्यारी पोती ने इस कॉलेज को संभाला है तब से कॉलेज लेवल पर भी सेकंड पोजीशन पर आ चुका है। और तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरी पोती सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी बहुत आगे है, हर फील्ड में वो टॉपर है, कोई भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। इंद्रजी तो किसी की भी एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए बिना ही ईशानी की तारीफ किए जा रहे थे। वहीं इंद्रजी की बात सुनकर कि ईशानी अब इस कॉलेज की ऑनर है, मोक्ष को थोड़ी हैरानी हुई, पर वो जनता था उसकी बीवी सब कुछ कर सकती है। अपनी बीवी की तारीफ सुनकर तो उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपनी होठों पर स्माइल लिए अपनी बीवी को देख रहा था। ऐसे भी उसे तो पता ही था कि उसकी बीवी कितनी आउटस्टैंडिंग है हर फील्ड में।
वहीं ईशानी की नजर भी मोक्ष पर थी। मोक्ष को स्माइल करता देख ईशानी की होंठों पर भी स्माइल आ गई। वहीं प्रिंसिपल का तो दिमाग खराब हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका ऑफिस है या फिर कोई डेटिंग स्पॉट, जो इंद्र जी यहाँ अपनी शैतान डेविल पोती की रिश्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर उन दोनों की सेटिंग करवाना चाहते हैं तो फिर कोई रेस्टोरेंट या फिर होटल चले जाए। प्रिंसिपल ऑफिस में कौन लड़के लड़की की मीटिंग करवाता है, उसका तो मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर मार ले। वहीं नव्या और दक्ष आपने हंसी रोक कर बैठे थे इंद्र जी को आपने भाई भाभी को इतनी डेस्परेटली एक दूसरे से सेट करने की कोशिश करते देखकर। पर इंद्र जी की बात सुनकर कि ये कॉलेज उनकी भाभी की ही है तो दोनों हैरान हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे कहना चाहते हो हमारी भाभी तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो बिजनेस के साथ साथ कॉलेज भी संभाल रहे हैं। ईशानी की बहुत देर तक तारीफ करने के बाद इंद्र जी ने जब देखा मोक्ष और ईशानी चुप है तो उन्होंने दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा लगता है मेरा आइडिया काम कर गया, लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उन्हें ईशानी के लिए मोक्ष सबसे काबिल लगता था। इंद्र जी मोक्ष को देखकर बोले, मोक्ष बेटा तुम्हें मेरी प्यारी पोती कैसी लगी। उनकी आवाज से मोक्ष और ईशानी ने एक दूसरे को देखा, फिर इंद्र जी की तरफ देखकर मोक्ष अपने होंठों पर एक तिरछी स्माइल लिए ईशानी को देख बोला, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने तो आज तक इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मोक्ष की बात सुनकर इंद्र जी और भी ज्यादा खुश हो गए। फिर ईशानी की तरफ देखकर एक्साइटेड होकर पूछा, और बच्चा मोक्ष तुम्हें कैसा लगा। वहीं मोक्ष की बात सुनकर तो ईशानी अपना सिर हिला रही थी। वहीं दक्ष और नव्या को तो ये ड्रामा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वहीं प्रिंसिपल भी हैरान था, उसने मोक्ष राजवंश की क्रूएलिटी के बारे में सुना था। जितना उसे पता था मोक्ष राजवंश तो लड़कियों से हमेशा दूर रहता है, तो फिर एक ही बार देखने से उन्हें उसकी डेविल बॉस कैसे पसंद आ गई। ईशानी ने इंद्र जी से कुछ नहीं कहा, बस लाचारी से देखने लगी। ईशानी को कुछ ना बोलता देख इंद्र जी को लगा कि मोक्ष ईशानी को शायद पसंद नहीं आया है, तो वो ईशानी को देख बोले, देखो बच्चा मोक्ष बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो सोचो वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। तुम क्या चाहती हो तुम्हारा ये बूढ़ा दादू तुम्हारे बच्चों के साथ ना खेल पाए। ऐसे भी मेरा तो जाने का समय हो गया है, तुम्हारी दादी माँ मुझे बुला रही है। अगर तुम मेरी आखिर इच्छा पूरी कर देती तो मैं खुशी खुशी चला जाता। इतना कहकर वो अपने आंखों से आंसू पोंछने का नाटक करने लगे, जबकि उनकी आंखों में आंसू ही नहीं था। वहीं उनकी ये नौटंकी देखकर ईशानी हैरान हो गई। सच में ये कुछ ज्यादा ही नाटक हो गया था, और ये एक ही ड्रामा उसने कई बार देखा था। वहीं मोक्ष को तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा था। वो इस वक्त ईशानी की चिड़ी हुई फेस को प्यार से देख रहा था। फिर वो इंद्र जी की तरफ देखकर बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो तैयार हूँ, आपको जल्द ही हम दोनों के बच्चे देखने को मिलेंगे। मोक्ष की बात सुनकर इंद्र जी जो रोने का नाटक कर रहे थे, उनका रोना एकदम से रुक गया। वो भी हैरान हो गए, पर फिर खुश होकर बोले, सच में ये तो और भी अच्छी बात है। फिर ईशानी को देख बोले, क्या तुम अपने दादू की बात नहीं मानोगी। वहीं दक्ष, नव्या और प्रिंसिपल हैरान थे। दक्ष नव्या इसलिए हैरान थे कि उनका डेविल भाई सबके सामने ये बोल रहा था, और प्रिंसिपल इसलिए हैरान थे कि इंद्र जी की बात को मोक्ष इतनी जल्दी मान गया। इंद्र जी की ऐसी नाटक देखकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, आप फिर से शुरू हो गए। तभी मोक्ष आपने होठों पर डेविल स्माइल लिए बोला, मिस ईशानी आपके दादू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको मुझसे शादी करके जल्द से जल्द उन्हें पोता पोती दे देना चाहिए। तुम चुप करो। इतना कहकर ईशानी मोक्ष को घूर कर देखने लगी। तभी इंद्र जी बोले, तुम दोनों अकेले में बात कर सकते हो, हम सब बाहर चले जाते हैं। इतना कहवाकर वो प्रिंसिपल, दक्ष और नव्या को देखकर बोले, चलो हम सब बाहर चलते हैं, उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेले बात करने देते हैं। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल हैरा हो गया, क्या अब उसे आपने ही ऑफिस से बाहर जाना पड़ेगा ताकि उसकी डेविल बॉस और मोक्ष राजवंश की सेटिंग हो सके। तभी ईशानी चिढ़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है किसी को बाहर जाने की। फिर वो मोक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या आप तुम बता सकते हो कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ईशानी की बात सुनकर इंद्र जी और प्रिंसिपल असमंजस से उन्हें देखने लगे, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी मोक्ष ईशानी के पास बैठकर उसकी हाथ पकड़ते हुए बोला, आज यहाँ दक्ष और नव्या की ट्रांसफर के लिए आया था, ताकि ये दोनों मेरी बीवी को दूसरे लड़कों से प्रोटेक्ट कर सके। मोक्ष के मुंह से बीवी सुनकर इंद्र जी हैरान हो गए। वो मोक्ष की तरफ उंगली पॉइंट करके बोले, क्या तुम शादीशुदा हो। उनकी सवाल पर मोक्ष ने बस हाँ में जवाब दिया। मोक्ष का जवाब सुन इंद्र जी थोड़े गुस्से से बोले, तो फिर दूर रहो मेरी पोती से, तुम उसके इतने करीब क्यों आ रहे हो, क्या मेरी पोती से सेकंड मैरिज करना चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनकी बात सुनकर ईशानी और मोक्ष को हंसी आ रही थी। वहीं दक्ष और नव्या ने आपने सिर पीट लिया, मतलब अब तक इन्हें समझ नहीं आया कि ईशानी भाभी ही मोक्ष भाई की वाइफ है। वहीं दूसरी तरफ दर्शित संग्राम जी और तापसी को छोड़ने के लिए मित्तल विला आया था। संग्राम जी के कहने पर वो उनके साथ अंदर आ गया था। अंदर निधि जी परेशान सी हॉल में बैठी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जब तक वो एडवोकेट से मिलकर बेल के बारे में बात करके आए तो उन्होंने देखा तापसी घर में नहीं थी। उसकी फोन भी नहीं लग रहा था। निधि जी जानती थी कि तापसी सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती है। उन्हें इस वक्त डर लग रहा था कि तापसी कहाँ होगी। ऊपर से मेड ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था। CH 147, आपकी पोती मेरी वाइफ है। इंद्र जी की हैरानी। निधि जी आगे जाकर संग्राम जी के गले लग गई। इस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संग्राम जी उनके सामने है। संग्राम जी जानते थे कि निधि जी उनकी जेल जाने से बहुत परेशान हो गई होगी। उन्होंने निधि जी की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, आप तो क्यों रही है, अब तो हम आ गए हैं ना, तो आप ये रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना आपके रोने से मुझे दर्द होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर निधि जी गाल शर्म से लाल हो गई, क्योंकि पास में तापसी और दर्शित भी खड़े थे। वहीं तापसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो आपने मम्मा पापा का प्यार देखकर मजा आ रहा था। निधि जी संग्राम जी से अलग हुई तो उसकी नजर दर्शित पर गई। निधि जी इतनी टेंशन में थी कि उन्होंने अभी तक ठीक से दर्शित के चेहरे को नहीं देखा था, पर जब उनकी नजर दर्शित की चेहरे पर पड़ी तो वो शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर दर्शित मेहरा यहाँ क्या कर रहे हैं। इनके ऊपर अटैक होने की वजह से ही तो पुलिस उनके पति को अरेस्ट किया था, क्योंकि कल से वो न्यूज में कई बार दर्शित को देख चुके थे, इसलिए वो दर्शित को अच्छे से पहचान रहे थे। उन्हें इस तरह दर्शित को देखता पाकर संग्राम जी समझ गए कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो निधि जी को दर्शित से इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, इन्हें तो आप जानती ही है, ये द सुपरस्टार मिस्टर दर्शित मेहरा है। फिर दर्शित को कुछ कहते उससे पहले तापसी दर्शित को देखते हुए खुशी से बोली, और ये हमारी प्यारी मम्मा है। तापसी की बात सुनकर दर्शित ने एक वार्म स्माइल के साथ निधि जी को ग्रीट किया। निधि जी ने भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ दर्शित को ग्रीट करके उन तीनों को अंदर आने के लिए बोली। उन्हें लगा नहीं था कि इतना बड़ा स्टार और इतने बड़े घर का बेटा होने के बाद भी दर्शित में कोई ईगो नहीं होगा। उन्हें तो दर्शित की मैनर्स बहुत अच्छे लगे थे। दर्शित ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि तापसी ने उसकी एक हाथ को पकड़ रखा था, और वो तो ऐसे भी पता नहीं क्यों पर तापसी की हाथ को छोड़ना ही नहीं चाहता था।
चारों सोफे पर बैठ गए। निधि जी ने मेड को जल्दी से स्नैक और काफी लाने के लिए बोल दिया और खुद फास्ट एड किट ले आए ताकि संग्राम जी की चोट पर मेडिसिन लगा सके। निधि जी अब ये जानना चाहती थी कि संग्राम जी को बेल कैसे मिल गया, क्योंकि जब वो एडवोकेट के पास गई थी संग्राम जी की बेल की बात करने, तब एडवोकेट ने भी बोला था कि ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है। ऑटो और दर्शित एक बहुत बड़ा स्टार है, ऑटो और वो मेहरा खानदान से है, तो संग्राम जी को इतनी आसानी से बेल नहीं मिल सकती। ऊपर से दर्शित के फैंस भी इस वक्त भड़के हुए हैं। इस वक्त हम अभी चाहकर भी संग्राम जी का बेल नहीं करवा सकते, तो फिर संग्राम जी इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? निधि जी ने संग्राम जी और तापसी से पूछा तो तापसी ने शुरू से जो कुछ भी हुआ सब कुछ उन्हें बता दिया कि कैसे वो निधि जी के जाने के बाद में मेंशन की एड्रेस निकालकर यहाँ से मेहरा मेंशन में चली गई और कैसे ईशानी दीदी और दर्शित सर ने संग्राम जी को जेल से निकलने में उसकी मदद की। ये बात सुनकर निधि जी हैरान हो गई। उनके यहाँ से एडवोकेट के पास जाकर आने तक उनकी बेटी ने इतना कुछ कर लिया। अपने पापा को बचाने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे मेहरा मेंशन में चली गई। अगर वहां के लोग अच्छे ना होते और अगर सब सच में संग्राम जी को ही गुनहगार मान रहे होते तो वो उनकी बेटी की कितनी इंसल्ट करते। वहीं संग्राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे अपनी बेटी की बातें सुनकर कि उनकी बेटी मेंशन के बाहर खड़ी थी ताकि वो दर्शित से मिल सके। ये तो अच्छा हुआ कि दर्शित और उनकी बहन इतने अच्छे हैं कि उन लोगों ने उनकी बेटी को अंदर आने दिया और उसकी बातें सुनकर उन लोगों ने उसे इस केस से बाहर भी निकाला, वरना अगर कोई और होता तो वो सिर्फ सबूत पर विश्वास करता, इंसान पर नहीं। निधि जी ने दर्शित की तरफ देखकर ग्रेटिट्यूड से बोली, थैंक यू हमारी इतनी मदद करने के लिए और मेरी बेटी की बात सुनने के लिए। उनकी बात सुनकर दर्शित जो तापसी को देखने में खोया हुआ था वो आपने सिर झटककर निधि जी तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं, सच तो यही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और जब वो निर्दोष है तो फिर उन्हें क्यों दंड मिलता। और मैंने कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं किया है मिस्टर मित्तल के खिलाफ, फिर भी अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो ये गलत है। वहीं दर्शित की बात सुनकर निधि जी और संग्राम जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें दर्शित बहुत सेंसिबल लग रहा था। तभी तापसी बोली, अरे मम्मा आपको पता नहीं है ईशानी दीदी के पास कितनी पावर है, उनके सामने तो डीसीपी भी झुक जाते हैं। वो साथ में गए थे इसलिए पापा को हम इतनी जल्दी घर ले आए। ऑटो और ईशानी दीदी ने उस इंस्पेक्टर को सजा भी दे दिया है। उसकी बात सुनकर निधि जी ने बोला, ठीक है जब तुम्हारी ईशानी दी आएगी तब हम सब उन्हें थैंक यू बोल देंगे। वहीं दर्शित का मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर मार ले। हर बात पर इस लड़की को उसकी बहन की याद आती है, वो भी तो वहां गया था ना उसके साथ, पर अब तक तो इस लड़की ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं किया। पता नहीं शादी के बाद ये लड़की क्या क्या करेगी। क्या पता अगर ये बोल दे कि मैं आपके साथ नहीं बल्कि अपनी ईशानी दीदी के साथ हनीमून पर जाऊंगी क्योंकि वो अच्छी है। दर्शित ने अपना सिर झटका, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हे भगवान, वो ये क्या सोच रहा था? तापसी के साथ शादी, अभी आज ही तो दोनों मिले हैं, तो उसके मन में ये शादी का ख्याल कहां से आ गया? उसे आपने आप पर ही शर्मा रही थी। उसने अपने आप को संभाला तभी मेड काफी और सेक्स लेकर आई। वहीं दर्शित को तो अब एक्वायर्ड लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब से वो तापसी से मिला था उसे क्या हो गया है जो वो ऐसी ऐसी बातें सोचने लगा है। उसे कभी किसी और लड़की के लिए तो ऐसा फील नहीं हुआ था और ना ही उसने किसी और के लिए कभी ऐसा सोचा था। काफी पीने के बाद दर्शित वहां से जल्दी में निकल गया। सबको लगा कि उसे कुछ काम होगा इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं दर्शित ने बाहर आकर गाड़ी में बैठने के बाद एक गहरी सांस लिया। उसका वहां एक पल भी और रुकना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं अगर वो एक पल भी और वहां रुकता तो तापसी को देख देखकर और क्या क्या सोच लेता। शायद सोच में ही वो उन दोनों के बच्चे तक के बारे में सोच लेता। दर्शित के बैठने के बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। ईशानी की बॉडीगार्ड्स की कार भी उसकी कार के पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ जी कॉलेज में इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में इंद्र जी गुस्से से मोक्ष को घूर रहे थे। वहीं प्रिंसिपल तो बस हैरान होकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसका ऑफिस इस वक्त किसी जंग के मैदान की तरह लग रहा था, जैसे इंद्र जी अभी मोक्ष से लड़ने लग जाएंगे। इंद्र जी मोक्ष से नजरें हटाकर ईशानी को देखते उसकी हाथ को मोक्ष से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, मेरी प्यारी पोती, मेरी बच्ची, तुम क्यों उसे अपनी हाथ पकड़ने दे रही हो? तुमने सुना नहीं कि इस लड़के ने अभी कहा कि ये शादीशुदा है? तुम उससे दूर रहो, मैं तुम्हें इसकी दूसरी बीवी नहीं बनने दूंगा। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले इंद्र जी बोले, मुझे पता है बेटा ये लड़का थोड़ा हैंडसम है और बिजनेस में भी अच्छा है, इसलिए तुम उसे पसंद करने लगे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा हैंडसम लड़का और इससे भी पावरफुल लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें इससे मिलने के लिए यहाँ बुलाया। फिर मोक्ष की तरफ देखकर गुस्से से बोले, तुम मेरी पोती की हाथ छोड़ो, वरना अभी तुम्हारे दादाजी नरेंद्र को फोन करके तुम्हारे इस करतूत के बारे में बता दूंगा। मोक्ष ने उनके बात को इग्नोर कर दिया। वो तो अपनी आंखें छोटी करके इंद्र जी को घर रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब इंद्र जी ने कहा कि वो ईशानी के लिए उससे भी अच्छा और हैंडसम लड़का ढूंढेंगे। इस वक्त उसे जलन के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। किसी और को तो वो अपनी बीवी के बारे में सोचने भी नहीं दे सकता था, उसकी जिंदगी में आना तो दूर की बात है। उसकी पकड़ ईशानी की हाथ पर टाइट हो गई थी। वहीं ईशानी को भी मोक्ष का गुस्सा और जलन समझ आ रहा था। वहीं उन दोनों के बीच की लड़ाई को दक्ष और नव्या बैठकर आराम से देख रहे थे। दोनों के हाथ में चिप्स थे। दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। दोनों को बस अपनी भाभी के लिए बुरा लग रहा था जो दोनों के बीच फंस गई थी। इंद्र जी ईशानी को देखकर मासूम फेस बनाकर बोले, बच्चा ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मैं इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। उनकी बात सुनकर ईशानी बोली, पर इंद्र दादाजी आप इनके जैसा दूसरा लड़का कहां से ढूंढेंगे? क्या मोक्ष जैसा हैंडसम पावरफुल लड़का आपको कहीं भी मिलेगा? ईशानी की बात सुनकर मोक्ष के दिल को तसल्ली मिली। उसके मन में जो गुस्से की ज्वाला फूट रहा था वो एकदम से गायब हो गया। वो अपनी आंखों में खुशी और प्यार लिए ईशानी को देखने लगा। आखिरकार उसकी बीवी ने उसकी इतनी तारीफ जो किया था तो भला वो खुश कैसे ना होता। उसके दिल में तो खुशी की लड्डू फूट रहे थे। उसका मन कर रहा था इसी वक्त अपनी बीवी को चूम ले। वहीं ईशानी की बात सुनकर इंद्र जी हैरान हो गए। क्या उनकी देवल पोती को ये लड़का इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि वो उसे भूल नहीं पाएगी? इंद्र जी ने गुस्से से मोक्ष को देखा, फिर ईशानी को देखकर बोले, मैं बहुत जल्द ढूंढ दूंगा इससे अच्छा लड़का। तभी मोक्ष बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बीवी के लिए दूसरा लड़का कैसे ढूंढ सकते हैं? मोक्ष की बात सुनकर इंद्र जी गुस्से से बोले, मैं तुम्हारी बीवी के लिए दूसरा लड़का क्यों ढूंढूंगा? मैं तो अपनी पोती के लिए दूसरा लड़का ढूंढने की बात कर रहा हूँ। उनकी बात पर मोक्ष एक डेविल स्माइल के साथ बोला, आपकी पोती ही तो मेरी इकलौती वाइफ है। उसकी बात पर इंद्र जी बोले, तो मैं क्या करूं? इतना कहकर वो रुक गए। मोक्ष की बात पर उनका ध्यान गया तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो मोक्ष की तरफ उंगली पॉइंट करके बोले, तुमने अभी क्या कहा? मेरी पोती तुम्हारी वाइफ है? उनकी बात सुनकर और उनकी एक्सप्रेशन देखकर सबको हंसी आ रही थी। मोक्ष उनको देखकर बोला, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी पोती ईशानी मेरी बीवी है। इतना कहकर उसने ईशानी को साइड से हक कर लिया ताकि इंद्र जी को और चिढ़ा सके।
वहीं इंद्र तो हैरानी से मोक्ष और ईशानी को देख रहे थे। वहीं प्रिंसिपल तो आपने चेयर से गिरते गिरते बचा था, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा शौक में था। मतलब उसकी डेविल बोस और मोक्ष राजवंश शादीशुदा है। उसकी डेविल बोस क्या कम थी जो उनका पति भी मोक्ष राजवंश जैसे डेविल निकला। ये दोनों मिलकर तो एक पल में किसी भी देश का नक्शा पलट सकते हैं। उसने मन ही मन सोचा दोनों ही क्रूएल डेविल है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। इंद्र जी ईशानी को देखकर थोड़े गुस्से और मायूसी से बोले, क्या ये लड़का जो कह रहा है वो सच है? क्या सच में तुम दोनों की शादी हो गई है? उनकी बात पर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो इंद्र जी चिढ़ गए और थोड़े गुस्से और नाराजगी से बोले, इसका मतलब तुमने शादी कर लिया है और तुमने आपने इस बूढ़े दादाजी को बताया तक नहीं। क्या तुम्हें ये जरूरी नहीं लगा कि तुम इस बारे में मुझे बता दो? उन्हें नारा देख ईशानी कुछ बोलती उससे पहले दक्ष जो अब तक चिप्स खा रहा था वो बोला, भाई और भाभी ने सिर्फ कोर्ट मैरिज किया है, अभी ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता। जब उन